हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट योर यूनिट नंबर 2। इसके अंदर हम सारे पीवाईक्यूज कवर करते जाएंगे और उसके साथ जो रिलेटेड थ्योरी है उसको कवर करते जाएंगे। यानी कि तुम्हारा जो पेपर प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा कल के लिए, ठीक है। क्योंकि आज का जो पेपर था स्पॉस का, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रिपीटेड थी, तो उसके हिसाब से हम चीज़ें करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा डाटा लिंक लेयर इशूज, तुम्हारे क्वेश्चन आया था तुम्हारा पिछले ईयर का कि एक्सप्लेन द डिजाइन इशूज इन डीएलएल, यानी कि डिजाइन इशू इन द डाटा लिंक लेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ी सी डाटा लिंक लेयर क्या होता है वो पढ़ेंगे और उसके बाद हम डिजाइन इशूज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो डाटा लिंक लेयर क्या होता है, ओएसआई मॉडल का सेकंड लेयर होता है। डाटा लिंक लेयर का काम क्या होता है, जब भी तुम डाटा को सेंड करते हो तब ये तुम्हारा डाटा लिंक लेयर क्या करेगा, जो फिजिकल लेयर है उससे डाटा को लेगा, उसको फ्रेम्स के अंदर कन्वर्ट करेगा, फिर उसको सेंड करेगा नेटवर्क्स को, ठीक है। और जब वो डाटा हम रिसीव करते हैं तब वो क्या करेगा, नेटवर्क लेयर से डाटा को इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स लेगा, उन पैकेट्स को कन्वर्ट करेगा फ्रेम के अंदर और फिर से फिजिकल लेयर को सेंड करेगा, ठीक है। मैंने तुम्हें पिछली बार में बोला था कि वो ओम और शिवम वाली डायग्राम एक्सप्लेन की थी कि उसके अंदर हमने क्या देखा था कि डाटा यहाँ से आता है और वहाँ से जाता है। वही डाटा लिंक लेयर का काम है कि डाटा लिंक लेयर क्या करता है, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में काम करता है। जब भी डाटा सेंड होने वाला होता है तब उसको वो डाटा बिट्स को फ्रेम में कन्वर्ट करेगा और फिर नेटवर्क को सेंड करेगा, और जब डाटा रिसीव होने वाला होता है तब वो नेटवर्क से पैकेट्स को लेगा और फ्रेम में कन्वर्ट करेगा और बिट्स में कन्वर्ट करेगा और फिजिकल लेयर को सेंड कर देगा। तो ये तुम्हारा डाटा लिंक लेयर का काम होता है। ये एक और इंश्योर करता है कि जो तुम्हारा डाटा है वो एरर फ्री जाए, तुम्हारे पूरे जो तुम्हारा ओएसआई मॉडल है उसके अंदर जो पूरा डाटा है वो एरर फ्री ट्रैवल हो, इसको इंश्योर करने का काम तुम्हारा डाटा लिंक क्लियर करेगा, ठीक है ना। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये फंक्शंस भी आ सकते हैं, तो लिख लो इसको या फिर याद रख लो। सर्विस प्रोवाइड टू नेटवर्क लेयर, यानी कि ये जो सर्विस प्रोवाइड करता है नेटवर्क लेयर को, यानी कि जो नेटवर्क लेयर है उसके लिए वो फ्रेम्स क्रिएट करता है और उसके जो पैकेट्स है उसको फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। तो वो क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है नेटवर्क लेयर को। इसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि फ्रेमिंग के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ये तुम्हारा एक सेकंड फंक्शन है डीएलएल का। उसके बाद फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल, ये चारों हम बहुत इन डिटेल आगे पढ़ेंगे और यही तुम्हारे डिजाइन इश्यूज के अंदर भी आते हैं फंक्शन। ये जो चार फंक्शन से पहले वाले वही तुम्हारे डिजाइन इश्यूज के अंदर भी आते हैं, ठीक है, जिसको हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। बस ये जो तुम्हारे तीन है लास्ट वाले वो अलग है, इसलिए उसका मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेसिंग, देखो लैन के अंदर जितने भी डिवाइसेस होते हैं, ये लैन मैंने तुम्हें पिछले से यूनिट के अंदर पढ़ाया था, तो लैन के अंदर जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनका एक यूनिक एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। उनका एक यूनिक एड्रेस होना चाहिए। वो यूनिक एड्रेस होता है फ्रेम के अंदर। वो क्या होता है, वो यूनिक एड्रेस होता है फ्रेम के अंदर, जो कि आइडेंटिफाई करती है कि सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है। मतलब देखो जो फ्रेम होती है, फ्रेम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट फ्रेम के बारे में इतना समझो कि फ्रेम एक ट्रांसमिशन मीडियम नहीं, लेट से हम क्या कर रहे हैं, कुरियर सेंड कर रहे हैं, है ना, कुरियर सेंड कर रहे हैं। तो एक कंटेनर के अंदर सारा कुरियर जा रहा है, तो जो कंटेनर है जिसके अंदर सारा माल पड़ा है वो हमारा फ्रेम होता है। जो कंटेनर है जिसके अंदर सारा जो चीज़ें है वो पड़ी है उसको हम कहेंगे फ्रेम। तो देखो फ्रेम के अंदर क्या करना, फ्रेम का जो एड्रेस होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए लैन के अंदर, ताकि उसके अंदर जो सेंडर और रिसीवर है वो हम जान सके कि कौन सा सेंडर है और रिसीवर है। इसके अंदर इतना याद रखो कि जो तुम्हारा लैन है उसके अंदर हर डिवाइस का जो एड्रेस है वो यूनिक होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फ्रेम्स होती है वो आइडेंटिफाई की जाती है सेंडर और रिसीवर को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल एंड डाटा ऑन सेम लिंक। देखो एक सेम लिंक के अंदर फ्रेम कंटेंट्स बोथ एक्चुअल डाटा एंड कंट्रोल इन्फो, यानी कि जो फ्रेम होती है उसके अंदर एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन होती है और डाटा होता है वो दोनों होता है। फ्रेम के अंदर क्या होता है, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन और कहाँ पे वो डाटा जाने वाला है वो सब कुछ होता है, ठीक है। रिसीवर सेपरेट्स देम ऑन अराइवल, और रिसीवर क्या करता है, उसको जब ये फ्रेम मिलती है तब वो उसको क्या करता है, सेपरेट करता है। मतलब देखो फ्रेम के अंदर एक्चुअल डाटा भी होगा और उसको कैसे कंट्रोल किया गया है, फ्रेम को सेंड करने में लिए कौन सी चीज़ें यूज़ की गई है ना। तो वो यहाँ पे लिखा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई डिलीवरी वाला है, ठीक है, मतलब तुमने फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाया, तो जो तुम्हारा फ्लिपकार्ट का वो डिलीवरी वाला तुम ऑप्शन देखते हो, तो उसके अंदर क्या दिखता है तुम्हें कि डिलीवरी के अंदर कहाँ से कहाँ आया है और कब आया है, कैसे आया, वो सब कुछ दिखता है। वैसे यहाँ पे क्या होता है, फ्रेम के अंदर एक्चुअल डाटा भी दिखता है और वो कब आया, कैसे गया, वो सब कुछ दिखता है। तो रिसीवर के पास जब भी तुम्हारी फ्रेम जाएगी तब वो क्या करेगा, एक्चुअल जो डाटा है उसको निकाल लेगा और जो बाकी की फालतू चीज़ें है उसको फेंक देगा या फिर निकाल देगा, ठीक है। उसके बाद लिंक मैनेजमेंट, लिंक मस्ट बी सेटअप मेंटेन क्लोज प्रॉपर्ली यूजिंग प्रोटोकॉल्स फॉर स्मूथ कम्युनिकेशन। लिंक मतलब जो दो डिवाइसेस होते हैं उसके बीच में अंदर जो लिंक होती है, कम्युनिकेशन लिंक, ठीक है, कम्युनिकेशन लिंक जो हमने यूनिट 1 के अंदर पढ़ी थी कि दो नोड्स के बीच में कम्युनिकेशन लिंक होती है, वो सेटअप अच्छी से होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए, क्लोज प्रॉपर्ली यूजिंग प्रोटोकॉल्स, यानी कि बहुत सारे प्रोटोकॉल से वो क्लोज की जाती है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि प्रोटोकॉल्स कौन से यूज किए जाते हैं फॉर स्मूथ कम्युनिकेशन। तो ये तुम्हारे फंक्शंस हो गए तुम्हारे डाटा लिंक लेयर के। तो डाटा लिंक लेयर क्या होता है, सेकंड लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल होता है, जो क्या करता है, तुम्हारे डाटा एरर फ्री ट्रैवल हो इसको इंश्योर करता है। वो क्या करता है, फिजिकल लेयर से डाटा बिट्स को लेगा, उसको फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करेगा और सेंड करेगा नेटवर्क को, और एट द टाइम ऑफ रिसीविंग वो क्या करेगा, नेटवर्क से डाटा पैकेट्स लेगा, उसको फ्रेम में अंदर कन्वर्ट करेगा, फ्रेम से डाटा बिट के अंदर कन्वर्ट करेगा और फिजिकल लेयर को सेंड कर देगा, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस उसके हमने देखे, जो पहले चार फंक्शंस है वो तो हम एज इट इज तुम्हारे डिजाइन इश्यूज के अंदर देखने वाले हैं, तो डोंट प्रॉब्लम विद दैट। सिर्फ तीन लास्ट वाले फंक्शंस, एड्रेसिंग, कंट्रोल एंड डाटा सेम लिंक एंड लिंक मैनेजमेंट। मतलब एड्रेसिंग के अंदर क्या, जो लैन होता है उसके अंदर सारे जो डिवाइसेस होते हैं उसको एक यूनिक एड्रेस होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फ्रेम्स है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन सा सेंडर है कौन सा रिसीवर है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल एंड डाटा सेम ऑन लिंक, यानी कि देखो
फ्रेम के अंदर दोनों चीज़ें होती है, एक्चुअल डाटा और उसको कंट्रोल करने की इन्फॉर्मेशन, तो उनको सेपरेट करना पड़ता है एट द रिसीवर एंड, ठीक है। उसके बाद लिंक मैनेजमेंट, लिंक को मस्ट भी सेट किया जाना चाहिए, जो कि कम्युनिकेशन लिंक होती है दो नोड के बीच में, उसको वेल सेटअप किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, क्लोज प्रॉपर्ली यूजिंग प्रोटोकॉल्स फॉर स्मूथ कम्युनिकेशन के लिए उसको हम प्रॉपर्ली क्लोज करना चाहिए विद प्रोटोकॉल्स, उसको सेटअप करना चाहिए और वेल मेंटेन किया चाहिए करना चाहिए। दैट इज योर लिंक मैनेजमेंट, जो कि डाटा लिंक लेयर परफॉर्म करता है, ठीक है। नाउ हम मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं, जो कि तुम्हारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन द डाटा लिंक लेयर डिजाइन इशूज, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसके अंदर तीन मेन इशूज होते हैं, चार मेन इशूज होते हैं। फर्स्ट होता है तुम्हारा सर्विस प्रोवाइड टू नेटवर्क लेयर, सेकंड होता है तुम्हारा फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन, जिसको हम फ्रेमिंग कहेंगे, थर्ड होता है फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल। जो फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल होता है वो डाटा कंट्रोल एक मेन टॉपिक है, उसके अंदर आता है, ठीक है। मतलब फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल एक टॉपिक है, एरर कंट्रोल उसके सब टॉपिक है, ठीक है। तो लेट्स से हम वन बाय वन सारे जो डिजाइन इशूज है उसको पढ़ेंगे। सर्विस प्रोवाइडेड टू नेटवर्क लेयर मतलब क्या, जो भी डाटा लिंक लेयर है उसके अब जो नेटवर्क लेयर है उसको वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि मेन सर्विस क्या है उसकी, डाटा लिंक लेयर की डाटा ट्रांसफर करना, फिजिकल लेयर से डाटा लेना और नेटवर्क लेयर को सेंड कर देना, ये उसका मेन काम होता है, ठीक है। या फिर नेटवर्क लेयर से डाटा रिसीव करना और फिजिकल लेयर को सेंड कर देना। मैंने तुम्हें जो यूनिट 1 के अंदर डायग्राम एक्सप्लेन की थी ना OSI मॉडल की, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं और मैं वहाँ पे यहाँ पे अभी वो फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बट एक बात याद रखो कि एक नेटवर्क मॉडल होता है, एक OSI मॉडल डाटा को सेंड करने के लिए यूज किया जाता है, दूसरा OSI मॉडल डाटा को रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो दोनों के अंदर नेटवर्क लेयर होगा, दोनों के अंदर DLL होगा। तो जब हम डाटा सेंड करेंगे DLL से, है ना, जब डाटा हम सेंड करते हैं तब DLL क्या करेगा, फिजिकल लेयर से डाटा को लेगा और नेटवर्क लेयर को सेंड करेगा। और जब हम डाटा को रिसीव करते हैं तब वो क्या करता है, नेटवर्क लेयर से डाटा लेता है और उसको कन्वर्ट करके फिजिकल लेयर को सेंड करता है, ठीक है। आई होप से तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो नेटवर्क लेयर ऑन सेंडिंग टू नेटवर्क ऑफ रिसीविंग मशीन, मतलब जो नेटवर्क लेयर है उसके अंदर हम डाटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव करते हैं बाय यूजिंग DLL। अब इसके अंदर तीन टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और ये तुम्हें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तीनों टाइप्स लिखनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके आना। फर्स्ट होता है अनएक्नॉलेज्ड कनेक्शनलेस सर्विस। एक्नॉलेज मतलब देखो, जब भी सेंडर रिसीवर को कोई डाटा सेंड करेगा, जब भी सेंडर रिसीवर को कोई डाटा सेंड करेगा तो रिसीवर को जब भी डाटा मिल जाएगा तब वो एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है कि हाँ भाई मुझे डाटा मिल गया है, तो उसको हम कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। मतलब देखो सेंडर रिसीवर को डाटा सेंड करेगा, फिर रिसीवर जब भी डाटा मिलेगा तब वो फिर से एक एक्नॉलेजमेंट सेंडर को भेजेगा, हाँ भाई मेरे को मिल चुका है तुम्हारा डाटा। मतलब देखो फॉर एग्जांपल एक इंसान ने दूसरे इंसान के लिए कुछ कुरियर सेंड किया, तो वो दूसरे इंसान यानी कि जिसको कुरियर मिलना है उसको अगर कुरियर मिल गया तो वो कॉल करेगा जिसने कुरियर भेजा है उसको और समझाएगा कि भाई हाँ मुझे कुरियर मिल गया है, उसको हम कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। तो फर्स्ट होता है अनएक्नॉलेज्ड कनेक्शनलेस सर्विस, यानी कि अनएक्नॉलेज्ड यानी कि यहाँ पे बिना एक्नॉलेजमेंट की सर्विस दी जाएगी। मतलब देखो नो एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम रिसीवर आफ्टर गेटिंग फ्रेम, यानी कि फ्रेम मिलने के बाद, यानी कि डाटा पैकेट्स मिलने के बाद रिसीवर कोई तरीके एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करेगा, ठीक है। नो कनेक्शन बिफोर सेंडिंग आफ्टर फिनिशिंग, यानी कि सेंडिंग करते वक्त, रिसीविंग करते वक्त सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, उसको हम कहते हैं अनएक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विस, ठीक है। उसके बाद फ्रेम लॉस नॉट सेंड अगेन, अगर फ्रेम भी लॉस हो गई तो सेंड नहीं कर सकेंगे उसको। फ्रेम मतलब क्या होता है, मैंने बोला तुम्हें, फ्रेम मतलब ऐसे समझो कि जब भी हम डाटा को, मतलब एक कुरियर है, कुरियर सेंड कर रहे हैं, कुरियर क्या एक बड़े से कंटेनर के अंदर जा रहा है, ठीक है, एक बड़े से कंटेनर के अंदर जा रहा है, तो उस कंटेनर को हम कहते हैं, कंटेनर के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे सामान होते हैं, तो उस कंटेनर को हम क्या कहते हैं, पूरा फ्रेम कहेंगे, उस कंटेनर को क्या कहेंगे, फ्रेम, यानी कि जिसके अंदर डाटा प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो फ्रेम अगर लॉस्ट हो गई तो उसको हम अगेन सेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सुटेबल इफ एरर रेट इज लो, अगर कोई रेट एरर जो रेट होता है वो अगर कम हुआ तभी ये सूट करता है। अनरिलायबल सर्विस, यानी कि इसकी जो सर्विसेज होती है वो अनरिलायबल होती है, ठीक है। वर्क्स ओनली ऑन रिलायबल चैनल्स, यानी कि जो रिलायबल चैनल्स होंगे उसके ऊपर ये काम करेगा। मतलब देखो अनएक्नॉलेज्ड कनेक्शन सर्विस के अंदर क्या होगा, जब भी सेंडर से रिसीवर को डाटा जाएगा तो वो कोई एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करेगा, ठीक है। सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। अगर फ्रेम लॉस्ट हो गई तो उसको वापस सेंड नहीं किया जाएगा, जहाँ पे एरर रेट लो होते हैं वहीं पे ये यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, सिंपल फ्लो कंट्रोल, बेसिक एरर चेक, सिंपल फ्लो कंट्रोल, वही उसको लिख देना है। सिंपल इसके क्या है बताए, इसके मेन फंक्शन वही आते हैं तीनों के भी, सिंपल फ्लो कंट्रोल और बेसिक एरर चेक, ठीक है। और दो लाइन लिख दी इसमें तो भी बहुत है, ठीक है। उसके बाद एक्नॉलेज्ड कनेक्शनलेस सर्विस, यानी कि यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, नो कनेक्शन मेड बट रिसीवर सेंड एक्नॉलेजमेंट फॉर ईच फ्रेम, यानी कि सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा, सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा, बट भी फिर भी क्या करेगा, रिसीवर क्या करेगा, तुम्हारे जो सेंडर है उसको एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं कि जब पहले जब तुम फ्लिपकार्ट से कुछ मंगवाते थे, फ्लिपकार्ट से, तब फ्लिपकार्ट से तुम्हें जो डाटा आता था उसको तुम्हें OTP देना पड़ता था उस डिलीवरी बॉय को, और उससे जो तुम ले रहे हो वो तुम्हें फिर मिल जाता था। मतलब तुम क्या कर रहे थे, जो OTP दे रहे थे उसको एक्नॉलेजमेंट दे रहे थे, है ना। बट तुम्हारे बीच में और फ्लिपकार्ट के बीच में वहाँ पे कुछ कनेक्शन तो नहीं था, फ्लिपकार्ट के बीच में और तुम्हारे बीच में कोई कनेक्शन नहीं था। बट जब भी वो डिलीवरी वाला तुम्हें कुछ प्रोडक्ट दे देता था तब तुम उसको OTP दे देते और बोलते थे कि हाँ, मतलब OTP दे देना मतलब क्या, तुम्हें तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो मिल गया, मतलब कि तुम क्या करोगे, उसको एक्नॉलेजमेंट दे रहे हो। तो वही एक्नॉलेजमेंट यहाँ के देना है, यानी कि सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा, बट फ्रेम पहुंच जाएगी तब वो जो रिसीवर है वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा तुम्हारे रिसीवर को, ठीक है। इफ सेंडर नॉट गेट इन टाइम फ्रेम रिसेंट, यानी कि देखो अगर सेंडर है उसको
जो एक्नॉलेजमेंट होती है वो अगर प्रॉपर टाइम के अंदर नहीं मिली तो वो क्या करेगा, वो फ्रेम है उसको रिसेंट कर देगा। ठीक है, ऊपर तो फ्रेम रिसेंट ही नहीं हो रही थी, यहाँ पे रिसेंट हो जाएगी अगर उसको मिली नहीं तो। मोर रिलायबल, ठीक है, गुड फॉर अनरिलायबल चैनल, यानी कि वायरलेस जो जहाँ पे हम ट्रांसफर करते हैं डाटा का, वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक्नॉलेज कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज। एक्नॉलेज कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस के अंदर क्या होता है, बिफोर सेंडिंग डाटा कनेक्शन मेड, मतलब जब भी हम डाटा सेंड करते हैं उससे पहले ही सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या किया जाएगा, कनेक्शन क्रिएट किया जाएगा। मतलब देखो ये तुम्हारे लोकल जब तुम कोई प्रोडक्ट बाय करते हो, लोकल लेट से तुम्हारा कोई पहचान का दुकानदार है, उसको तुमने बोला कि भाई मुझे डाटा से मुझे कोई कपड़े लाके मतलब कोई प्रोडक्ट लाके मुझे बेच दो। ठीक है, तो तुम्हारे और उस दुकानदार के बीच में कनेक्शन होगा, क्योंकि वो लोकल है तो तुम उसको जानते हो, तो उसके बीच में और तुम्हारे बीच में डाटा सेंड करने से पहले क्या होगा, एक कनेक्शन होगा। ठीक है, फ्रेम्स हैज नंबर टू अराइव इन डाटा, फ्रेम्स को एक नंबर दिया जाएगा, सीक्वेंस नंबर दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रेम्स आएंगे सीक्वेंस के अंदर। जब भी फ्रेम रिसीव होगी रिसीवर को तो वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा तुम्हारे सेंडर को। ठीक है, मेक कनेक्शन सेंड डाटा क्लोज कनेक्शन, गुड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एरर प्रोन चैनल, यानी कि देखो ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये एक्नॉलेज कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस यूज की जाती है। और एरर प्रोन, जहाँ पे बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। सो दैट इज योर 3 सर्विसेज दैट इज प्रोवाइडेड टू द नेटवर्क लेयर। फर्स्ट द अनएक्नॉलेज्ड कनेक्शनलेस सर्विस, यानी कि हम सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा। जब सेंडर और रिसीवर के सेंडर से रिसीवर को डाटा जाएगा तो कोई एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं होगी। ठीक है, कम एरर वाले जो डाटा चैनल्स होते हैं उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। फ्रेम लॉस्ट हो गई तो उसको हम रिसेंड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद एक्नॉलेज्ड कनेक्शनलेस सर्विस, उसके अंदर कनेक्शन नहीं होता सेंडर और रिसीवर के बीच में, बट रिसीवर क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है तुम्हारे सेंडर को। ठीक है, इफ सेंडर नॉट गेट एक्नॉलेजमेंट इन टाइम, अगर सेंडर को जो एक्नॉलेजमेंट है वो टाइम के अंदर नहीं मिली तो वो क्या करेगा, फ्रेम को सेंड कर देगा अगेन। उसके बाद थर्ड होता है एक्नॉलेज्ड कनेक्शन इन ओरिएंटेड सर्विस, जिसके अंदर क्या होगा, डाटा सेंडिंग करने से पहले ही तुम्हारा कनेक्शन क्रिएट हो चुका होगा, और जब डाटा रिसीवर के पास पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा। ठीक है, और ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा एरर्स आते हैं किसी चैनल के अंदर, जैसे कि वायरलेस चैनल, वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट डिज़ाइन इशू। देखो डिज़ाइन इशू आते तो 6-7 मार्क्स के लिए आएंगे, तो इतना सा एक डिज़ाइन इशू एक्सप्लेन करके नहीं होता, तुम्हें पूरे 4 ऐसे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। इसके में से थोड़ा सा कैंसिल कर दो। ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा कम लिखो, कोई इशू नहीं है, मुझे तो समझाना है इसलिए मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, पूरा लिखना है ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम्हारा सेकंड डाटा इशू है डाटा लिंक कंट्रोल। अब जो डाटा डिज़ाइन डीएलएल का डिज़ाइन इशू है, एक और है फ्रेमिंग, बट फ्रेमिंग में लास्ट में लूँगा क्योंकि फ्रेमिंग के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा काइंड ऑफ डाटा है, इसलिए मैं उसको एंड में लूँगा। पहले हम तुम्हारा ये वाला कवर कर लेते हैं, डाटा लिंक कंट्रोल। डाटा लिंक कंट्रोल मतलब क्या, जिसके अंदर हम डाटा कैसे जा रहा है और एरर फ्री जा रहा है कि नहीं जा रहा है उसको चेक करते हैं। तो उसके अंदर 2 चीज़ की जाती है, एक होता है तुम्हारा फ्लो कंट्रोल और सेकंड होता है एरर कंट्रोल। ठीक है, फ्लो कंट्रोल मतलब क्या, जो सेंडर है उसे जो सेंडिंग डाटा जा रहा है टू फास्ट फॉर रिसीवर, मतलब जो रिसीवर है उसको जो डाटा है वो बहुत फास्ट ना मिले, इसकी वो कंडीशन चेक करता है। मतलब फॉर एग्जांपल देखो, तुमने 4-5 प्रोडक्ट मंगाए और सारे एक साथ आ गए तो तुम्हें रिसीव करने में प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। अगर तुमने फ्लिपकार्ट से 4 प्रोडक्ट मंगाए और चारों एक साथ आ गए और 4 अलग अलग डिलीवरी बॉय लेके आ गए तो क्या होगी, तुम्हें तो दिक्कत होगी, है ना। तो फ्लो कंट्रोल क्या करता है, फ्लो को कंट्रोल करता है कि जो डाटा पैकेट्स है वो फ्लो बाय फ्लो, मतलब 1 बाय 1, 1 बाय 1 ऐसे जाए। ठीक है, उसके बाद एरर कंट्रोल, ये क्या चेक करता है कि जो डाटा है वो रिसीव हो विदाउट एनी एरर्स, तुम्हारा डाटा रिसीव हो, उसको ये चेक करता है। तो उसको हम फर्स्ट देखते हैं एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल क्या होता है, बेस्ड ऑन रिपीट रिक्वेस्ट, मतलब देखो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, इसको हम आगे बढ़ेंगे। एक ARQ होता है उसके अंदर, मतलब इसमें अंदर क्या होता है, रिपीट रिक्वेस्ट, यानी कि सेंडर ने जब रिसीवर को डाटा सेंड किया तो रिसीवर को अगर डाटा नहीं मिला तो वो फिर से क्या करेगा, रिपीट रिक्वेस्ट करेगा सेंडर को, फिर से सेंडर उसको डाटा भेजेगा, फिर से नहीं मिला तो फिर से रिक्वेस्ट भेजेगा सेंडर को। जब तक नहीं मिलता तब तक वो रिक्वेस्ट सेंड करता रहता है रिसीवर को, तो उसी को हम कहते हैं ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। रीट्रांसमिट फ्रेम इफ एरर ऑकर, अगर जो तुम्हारी फ्रेम है वो ट्रांसमिट करते वक्त अगर कोई भी एरर ट्रांसफर करते वक्त कोई भी एरर आ गया तो क्या होगा, तुम्हारा जो फ्रेम है उसको फिर से सेंड किया जाएगा बाय रिसीवर। ठीक है, उसके बाद वर्किंग रिसीवर सेंड एक्नॉलेजमेंट, जब भी रिसीवर से क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, अगर उसको करेक्ट फ्रेम मिल गई, फिर रिसीवर सेंड NAK मतलब नॉन एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या, रॉन्ग फ्रेम उसको मिल चुकी है, रॉन्ग डाटा उसके पास पहुंच चुका है, सेंडर रिट्रांसमिट। जब भी NAK वाला जो कमांड है वो सेंडर को जाएगा तब वो क्या करेगा, रीट्रांसमिट कर देगा तुम्हारे डाटा को। ठीक है, मतलब एरर कंट्रोल के अंदर तुम क्या करते हो, सेंडर डाटा सेंड करता है रिसीवर को, फिर रिसीवर चेक करता है कि डाटा करेक्ट है कि रॉन्ग है। अगर करेक्ट हुआ तो वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, अगर रॉन्ग हुआ तो NAK भेजेगा, यानी कि नॉन एक्नॉलेजमेंट। और अगर नॉन एक्नॉलेजमेंट आई तुम्हारे सेंडर के पास तो वो क्या करेगा, डाटा को फिर से सेंड कर देगा। ये होता है तुम्हारा एरर कंट्रोल। अनएक्नॉलेजमेंट कनेक्शन सर्विस रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, यानी कि इसके अंदर 2 चीज़ें यूज़ की जाती है, अनएक्नॉलेज कनेक्शन सर्विस भी यूज़ की जाती है और रिलायबल कनेक्शनलेस ओरिएंटेड सर्विस भी एरर कंट्रोल के अंदर यूज़ की जाती है। और नेक्स्ट है तुम्हारा डिजाइन इशू फ्लो कंट्रोल, यही डाटा लिंक कंट्रोल का एक टाइप है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल मतलब क्या, प्रिवेंट सेंडर फॉर ओवरवेलमिंग रिसीवर, मतलब क्या करता है, एक जो सेंडर है वो रिसीवर को 10-40 पैकेट्स एक साथ भेज दे तो प्रॉब्लम आ सकती है। देखो डाटा बहुत बड़े फॉर्म में होता है। ठीक है, मैंने वो जो तुम्हें एग्जांपल दिया कि फ्लिपकार्ट ने तुम्हें 4 प्रोडक्ट एक साथ दिए, वो तो छोटा एग्जांपल था। लेट्स से फ्लिपकार्ट ने तुम्हें एक साथ 1000 प्रोडक्ट सेंड कर दिए, होगा ना तुम्हें प्रॉब्लम, वैसे ही यहाँ पे
अगर जो सेंडर है उसने 10,000 पैकेट्स उसको भेज दिए फ्रेम के, तो कितना एरर आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, जो सेंडर है उसको कंट्रोल किया जाता है कि तू डाटा लिमिट के अंदर भेज, ठीक है। मेथड्स इसके अंदर होती है फीडबैक बेस्ड रिसीवर टेल्स, यानी कि जब तक रिसीवर टेल कर बताता नहीं है कि भाई तू मुझे फिर से भेज, तब तक सेंड नहीं करने का, ठीक है। सेंडर व्हेन एंड हाउ मच टू सेंड, मतलब सेंडर को वो बताता है कि कितना डाटा भेजना है और कब भेजना है, ठीक है। उसके बाद रेट बेस्ड दूसरी मेथड, सेंडिंग रेट फिक्स्ड बाय प्रोटोकॉल, मतलब एक प्रोटोकॉल के अंदर एक रेट फिक्स किया जाएगा, एक रेट फिक्स किया जाएगा कि हाँ 1 घंटे के अंदर तुम 10 पैकेट्स भेजो, दूसरे घंटे के अंदर 10 भेजो, तीसरे के अंदर 10 भेजो, मतलब 1 घंटे के अंदर सिर्फ 10 ही पैकेट्स भेज सकते हो, ऐसा कुछ तुमने रेट डिसाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद नो रिसीव फीडबैक, यानी कि नो रिसीवर फीडबैक, कोई फीडबैक यहाँ पे नहीं मिलेगा। नो यूज इन डीएलएल, यानी कि डीएलएल के अंदर इसका कुछ यूज नहीं होता, ठीक है, जो हमारा रेट बेस्ड होता है उसका। सो दैट इज योर डाटा लिंक कंट्रोल डिजाइन इशूज, ठीक है। हमने पहले देखा सर्विस प्रोवाइडेड टू द नेटवर्क लेयर, और उसके बाद डाटा लिंक कंट्रोल के जो तुम्हारे डिजाइन इशूज थे उसको हमने पढ़ लिया, ठीक है। एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का काम क्या होता है, फ्लो को कंट्रोल करता है तुम्हारे डाटा की सेंडिंग को, यानी कि सेंडर एक साथ बहुत सारा डाटा पैकेट नहीं सेंड कर सकता, उसके ऊपर एक क्या करेगा, वो कंट्रोल लगा देगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग तुम्हारा एक नया डिजाइन इशू है। यूज टू सेपरेट वन सेट ऑफ बिट्स, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि नेटवर्क जो तुम्हारा डाटा लिंक लेयर होता है उसके अंदर से जो भी डाटा होता है वो फिजिकल लेयर से आता है। देखो फिजिकल लेयर के अंदर क्या होता है, जो डाटा होता है वो बिट्स के फॉर्म में होता है। वो किस फॉर्म में होता है, बिट्स के फॉर्म में होता है। तो वो जाता है डीएलएल को, डीएलएल क्या करता है, उस बिट्स को कन्वर्ट करता है एक फ्रेम के अंदर, उस बिट्स को क्या करता है एक फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करता है। और उस फ्रेम को वो भेजता है नेटवर्क लेयर को, और नेटवर्क लेयर उससे पैकेट क्रिएट करता है और वो आगे भेज देता है, ठीक है। सो दैट इज योर फ्रेमिंग। फ्रेमिंग का मतलब तुम्हें समझ में आ गया कि फिजिकल लेयर के अंदर जो भी डाटा बिट्स है उसको वो एक कॉम्बिनेशन में क्रिएट करा है। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं तो उसको तुम क्लास के अंदर कन्वर्ट करते हो वैसे ही, या फिर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को मिला के एक फंक्शन क्रिएट करते हो वैसे ही यहाँ पे हम मल्टीपल डाटा बिट्स को एक साथ लाके तुम्हारा एक फ्रेम क्रिएट करते हैं, ठीक है। यूज टू सेपरेट वन सेट ऑफ बिट्स, यानी कि फ्रेम मतलब फ्रेम के अंदर क्या होगा, सेट ऑफ बिट्स होगा फ्रॉम अनदर, सो रिसीवर नोज वेयर फ्रेम स्टार्ट एंड एंड्स, यानी कि जो फ्रेमिंग होती है उसके अंदर सेंडर और डाटा रिसीवर का भी एड्रेस होता है, तो तुम्हें पता चल जाता है कि कहाँ से क्या सेंड करना है, ठीक है। नेटवर्क लेयर गिव्स पैकेट्स, डीएलएल पुट देम इन फ्रेम्स, मतलब देखो जब भी डाटा सेंड होने वाला होता है, डाटा सेंड होने वाला होता है तब क्या होता है, फिजिकल लेयर से बिट्स जाती है तुम्हारे डीएलएल के अंदर। डीएलएल क्या करेगा, उस बिट्स को कन्वर्ट करेगा तुम्हारे इसके अंदर, उस बिट्स को कन्वर्ट करेगा तुम्हारे इसके अंदर, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेम्स के अंदर, और फिर उसको भेजेगा नेटवर्क लेयर के अंदर। बट जब डाटा रिसीव होने वाला होता है, मतलब हमें डाटा किधर से रिसीव होता है, तब क्या होता है, नेटवर्क लेयर से पैकेट्स आते हैं, उन पैकेट्स को डीएलएल क्या करता है, फ्रेम्स के अंदर कन्वर्ट करता है और उसको फिर बिट्स में कन्वर्ट करके फिजिकल लेयर को सेंड कर देता है, ठीक है। अब अगर कोई पैकेट बड़ा हो तो उसको स्मॉलर पीसेस में भी कन्वर्ट किया जाता है। नेटवर्क लेयर से जो भी पैकेट्स आते हैं अगर वो बहुत बड़े हो गए तो उसको हम स्मॉलर फ्रेम्स में अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और हेल्पिंग इन फ्लो एंड एरर कंट्रोल, जिससे क्या होगा, तुम्हारा जो एरर एंड फ्लो कंट्रोल है वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी प्रोसेस भी लिखी है, ये प्रोसेस लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, बट स्टिल अगर लिखनी है तो लिख दो, ठीक है। बिट्स फॉर फिजिकल लेयर ग्रुप एज फ्रेम्स, यानी कि जितनी भी फिजिकल लेयर के अंदर जितनी भी बिट्स आई है उसको हमने क्या किया, फ्रेम के अंदर ग्रुप कर दिया, वो मैंने ऊपर बोला है, ठीक है। उसके बाद चेक सम कैलकुलेटेड फॉर ईच फ्रेम, यानी कि हर फ्रेम के लिए चेक सम, यानी कि एरर डिटेक्शन देखा जाता है कि अगर कुछ एरर आया कि नहीं वो डिटेक्ट किया जाता है। उसके बाद फ्रेम सेंड बिट बाय बिट, हर फ्रेम को बिट बाय बिट सेंड किया जाएगा टू फिजिकल लेयर, ठीक है। फिजिकल लेयर को क्या किया जाएगा, बिट बाय बिट तुम्हारी जो फ्रेम है वो सेंड की जाएगी। एट रिसीवर साइड चेक सम कैलकुलेटेड, चेक सम मैचेस, फ्रेम एक्सेप्टेड, डिफर्स, फ्रेम डिस्कार्डेड, रिट्रांसमिशन, मतलब जो फ्रेम सेंड बिट बाय बिट टू फिजिकल लेयर ये हमने सेंडर साइड पे किया था। अब रिसीवर साइड पे क्या होगा, तुम्हारा जो चेक सम है जो हमने परफॉर्म किया था सेकंड स्टेप के अंदर उसको रिकैलकुलेट किया जाएगा, मतलब जो एरर डिटेक्शन के लिए जो वैल्यूज आई थी उसको फिर से कैलकुलेट किया जाएगा, फिर से कैलकुलेट किया जाएगा। अगर तुम्हारी चेक सम यानी कि एरर डिटेक्शन की वैल्यू मैच कर गई तो तुम्हारी फ्रेम एक्सेप्ट की जाएगी एट द रिसीवर साइड, बट अगर वो डिफर हो गई यानी कि अलग हो गई तो तुम्हारी जो फ्रेम है वो डिस्कार्ड हो जाएगी, और फिर से सेंडर को क्या करना पड़ेगा, रिट्रांसमिट करना पड़ेगा तुम्हारी फ्रेम को, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे प्रोसेस ऑफ द फ्रेम, ठीक है। अभी ये तुम्हारी एक फ्रेम का क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट क्या होता है, फ्लैग, फ्लैग दोनों साइड पे होते हैं तुम्हारे फ्रेम के, एक साइड पे दिखाता है स्टार्ट ऑफ फ्रेम और दूसरी साइड पे दिखाता है एंड ऑफ फ्रेम, ठीक है। उसके बाद होता है हेडर, हेडर के अंदर सोर्स एड्रेस होता है, यानी कहाँ से तुम्हारा जो कोड है वो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद पेलोड फील्ड, उसके अंदर जो एक्चुअल डाटा होता है वो होता है, पेलोड फील्ड के अंदर क्या होता है, एक्चुअल डाटा होता है, यानी कि मैसेज टू बी डिलीवर, जो एक्चुअल डाटा सेंड करना है वो। उसके बाद ट्रेलर, ट्रेलर के अंदर होता है एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन, ठीक है। ट्रेलर के अंदर क्या होगा, एरर डिटेक्शन एंड एरर कनेक्शन, ठीक है। मतलब ये तुम्हारी फ्रेम का क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। फ्लैग, हेडर, पे होल्ड, लीड, ट्रेलर एंड फ्लैग। पहला वाला फ्लैग होता है तुम्हारा स्टार्ट ऑफ फ्रेम, उसके बाद हेडर होता है सोर्स एड्रेस, यानी कि कहाँ से तुम्हारी फ्रेम जा रही है। पेलोड फील्ड के अंदर जो एक्चुअल डाटा है या फिर एक्चुअल मैसेज सेंड करना है वो होता है। उसके बाद ट्रेलर के अंदर एरर डिटेक्शन और एरर कनेक्शन टूल्स होते हैं, और फ्लैग के अंदर एंड ऑफ फ्रेम होता है। फ्लैग के अंदर क्या होता है, लास्ट वाले एंड ऑफ फ्रेम होता है। उसके बाद 4 फ्रेमिंग की मेथड्स यूज की जाती है जो कि हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, या फिर अगर वो पीवाई के अंदर होगा तो ही पढ़ेंगे, नहीं बट पढ़ ही लेंगे, ठीक है, पढ़ ही लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ पढ़ेंगे। ज़्यादा बड़ा लेक्चर्स नहीं किया क्रिएट करूँगा, छोटे से छोटे क्रिएट करूँगा और जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो ये जो फ्रेमिंग मेथड्स है वो हम अगले टॉपिक, अगले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग। फर्स्ट इज फिक्स्ड साइज, यानी कि उसके नाम में है कि उसकी जो फ्रेम साइज रहेगी वो फिक्स रहेगी, ठीक है, यानी कि इसके अंदर फ्रेम लेंथ फिक्स रहेगी, वो एज अ डिलीमीटर वर्क करेगी, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल बाउंड्री बिट्स टू आइडेंटिफाई द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्रेम, मतलब इसके अंदर कोई एडिशनल बिट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी जो कि तुम्हारे फ्रेम के स्टार्ट और एंड को दिखाएगा। उसके बाद वेरिएबल साइज फ्रेमिंग होती है, जिसके अंदर साइज ऑफ ईच फ्रेम टू बी ट्रांसमिटेड मे बी डिफरेंट, मतलब हर जो फ्रेम सेंड की जाएगी वो डिफरेंट रह सकती है, ठीक है। मतलब देखो फिक्स साइज के अंदर क्या होगा, जो भी फ्रेम सेंड करनी है उसकी जो साइज़ है या फिर लेंथ है वो सेम साइज़ की रहेगी। बट वेरिएबल के अंदर क्या होगा, हर बार जो डाटा सेंड करना है वो फिक्स साइज़ का ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग डिफरेंट साइज़ की फ्रेम्स रहती है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ और नए मैकेनिज्म्स यूज़ किए जाते हैं ताकि हम फ्रेमिंग को और अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो उन्हीं मैकेनिज्म्स को हम देखेंगे अभी वेरिएबल साइज फ्रेमिंग के। उसके अंदर होता है 4 होते हैं, कैरेक्टर काउंट, फ्लैग बाइट्स विद बाइट स्टफिंग, स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्लैग्स विद बीट स्टफिंग एंड फिजिकल लेयर कोडिंग वायलेशंस। नाउ फर्स्ट मेथड होती है तुम्हारी कैरेक्टर काउंट फ्रेमिंग मेथड। नाउ आई एम गोइंग टू से यू कि क्या होता है इसके अंदर। देखो ये एक डायग्राम है, ये ए विदाउट एरर्स बाइट स्ट्रीम, और सेकंड होगा दूसरा वाला। तो देखो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये जो तुम्हारा फ्रेम है, ये जो पूरा फ्रेम है, इसके अंदर जो फ्रेम के अंदर पहला जो उसका हेडर होगा, पहला जो हेडर होगा उसके अंदर स्पेसिफाई किया जाएगा कि कितने नंबर ऑफ बाइट्स तुम्हारे फ्रेम के अंदर प्रेजेंट है। मतलब देखो फिर एक बार समझो कि इसके अंदर क्या होगा, फ्रेम के हेडर के अंदर लिखा होगा कि इस फ्रेम के अंदर इतने नंबर ऑफ बाइट्स है। नाउ लेट्स से ये तुम्हारा फ्रेम 1 है जिसके अंदर 5 1 2 3 4 यानी कि 5 बाइट्स है, और उसके पहले हेडर को क्या लिखा है 5। उसके बाद सेकंड वाली फ्रेम देखो, फ्रेम 2, उसके अंदर 5 बाइट्स है, 5 6 7 8 9, बट उसके हेडर पे क्या है 5 है। उसके बाद थर्ड वाली जो तुम्हारी फ्रेम है वो देखो 8 0 1 2 3 4 5 6 8 सॉरी 5 6 ऐसे कितने 8 बाइट्स है, बट उसके हेडर के अंदर क्या लिखा है 8, उसके हेडर के अंदर कितने लिखा है 8। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम के अंदर देखो, उस फ्रेम के अंदर भी कितने बाइट्स है 8 7 8 9 0 1 2 3, बट हेडर के अंदर क्या है 8 है। तो वही होता है कि ऐसी फ्रेम्स जिसके अंदर हेडर के अंदर दिखा होगा कि पूरे फ्रेम के अंदर कितने नंबर ऑफ बाइट्स प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं बाइट काउंट मेथड। बाइट काउंट मेथड के अंदर क्या होगा, जो फ्रेम का हेडर होता है वहाँ पे लिखा होता है कि कितने नंबर ऑफ बीट्स वहाँ पे या फिर बाइट्स वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ सेकंड इज योर मेथड दैट इज एरर विथ, मतलब देखो ये बाइट काउंट का रॉन्ग आंसर है। देखो पहले इसमें तो है उसके 5 1 2 3 4, बट अभी नेक्स्ट इसमें देखो 7 6 7 8 9 8 0, इसके अंदर 6 ही बाइट्स है, बट जो हेडर है उसमें लिखा है 7, तो ये रॉन्ग है। उसके बाद बाइट काउंट भी 1, तो ये तुम्हारा रॉन्ग मेथड हो गया। बट ये जो ऊपर वाले डायग्राम है वो तुम्हारा रियल आंसर है कि हम बाइट स्ट्रीम कैसे करते हैं। बाइट स्ट्रीम के अंदर क्या होगा, फ्रेम के हेडर के अंदर लिखा होगा, स्पेसिफाई किया होगा कि फ्रेम के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर बाइट्स प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ इफ वी गो फॉर द थ्योरी के लिए जाए तो इट यूजेस अ फील्ड हेडर टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ बाइट्स। एक बार अगर हेडर की इन्फॉर्मेशन रिसीव हो गई तो हमें सब कुछ मिल जाता है कि विल बी यूज टू एंड ऑफ फ्रेम, सी फिगर इन द नेक्स्ट स्लाइड। मतलब देखो जब भी हमें कितने नंबर ऑफ बाइट्स चाहिए वो हमें इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज योर, इससे तुम थ्योरी लिख सकते हो, अगर जो मैंने समझाया उससे तुम थ्योरी लिख सकते हो, है ना। इट यूजेस अ फील्ड इन द हेडर, मतलब हेडर के अंदर जो फील्ड होगी उसी से पता कराता है कि कौन से बिट कितनी बार यूज़ किया है और कितने बिट्स इसके अंदर है, एंड कितनी फ्रेम की, वो सब कुछ यही से पता चल जाता है। उसके बाद फ्लैग बाइट्स विथ बाइट स्टफिंग, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं अभी, फ्लैग बाइट्स को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, फ्लैग बाइट्स को फाइंड कर रहे हैं विथ बाइट स्टफिंग हमें यहाँ पे करना है। तो इधर ही तुम्हें याद रखना है फ्लैग बाइट एक नाम रहेगा, फ्लैग बाइट। देखो ये फ्लैग बाइट रहता है ना, वो ऐसा बाइट रहता है जिसके अंदर जो दोनों उसके नोड्स होते हैं, ए और बी, अभी यहाँ पे दो नोड्स है, तो उनका जो डाटा है, उनका जो इफ दे आर सेम बिगनिंग एंड एंडिंग बाइट, यानी कि जिसकी एंडिंग एंड स्टार्टिंग बाइट दोनों की सेम रहेगी, एंडिंग एंड स्टार्टिंग बाइट क्या रहेगी, दोनों की सेम रहेगी, उसको हम कहेंगे फ्लैग। अभी इस एग्जाम्पल के अंदर देखो ओरिजिनल बाइट क्या है, ए फ्लैग बी। अभी ये 4 अलग अलग एग्जाम्पल है, ए बी ये 4 अलग अलग एग्जाम्पल है, नॉट अ सिंगल एग्जाम्पल, ठीक है। ये तो तुम्हारा नॉर्मल फ्लैग हो गया। लेट्स से गो विद फर्स्ट एग्जाम्पल ए फ्लैग बी। तो ए फ्लैग बी जब भी ओरिजिनल आएगा तब उसको हम स्टफ कर देंगे, उसको हम क्या करेंगे, स्टफ करेंगे AESC फ्लैग बी, ठीक है। उनको क्या करेंगे, स्टफ कर देंगे उन फ्लैग्स को, सॉरी उन बीट्स को, तो AESC फ्लैग बी। उसके बाद सेकंड में क्या होता है EASC बी, यहाँ पे कोई फ्लैग है नहीं है तो वो स्टफ नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा AESC ESC बी। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल देखो AESC फ्लैग बी, तो फिर से क्या होगा, ESC ESC 2 बार आ जाएगा और जो फ्लैग होगा वो एक ही बार आएगा। मतलब जब डिफरेंट बीट्स रहेंगे, ESC मतलब क्या, डिफरेंट बाइट्स रहेंगे स्टार्टिंग और एंडिंग के, तब तुम्हें क्या करना है, दो ESC लिख लेना है। और जब तुम्हारा एक फ्लैग होगा तो फ्लैग एज इट इज रहेगा और उसके साथ भी ESC आ जाएगा, ठीक है। मतलब ESC के साथ भी ESC आता है, फ्लैग के साथ भी ESC आता है, यानी कि उसको हम क्या कर रहे हैं, स्टफ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब देखो थर्ड एग्जाम्पल में देखो ESC फ्लैग, तो वहाँ पे तुम क्या लिखोगे, AESC ESC फ्लैग।
उसके बाद मतलब जहाँ पे एक बार ESC और एक बार फ्लैग है वहाँ पे तुम्हें हर फ्लैग के लिए ESC भी लिखना है, हर ESC के लिए ESC लिखना है। फॉर एग्जाम्पल ये थर्ड एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या है A ESC फ्लैग B, तो यहाँ पे क्या होगा A ESC के लिए ESC, ESC के लिए फ्लैग। तो यानी कि हम तुम क्या कर रहे हैं, बाइट को स्टफ करने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। और फोर्थ एग्जाम्पल भी वैसे ही A ESC ESC, तो ESC के लिए 2 बार ESC, एक ESC के लिए 2 बार ESC, सो दैट इज योर बाइट स्टफिंग। अगर इसका थियरी पढ़ ले तो दिस मेथड गेट अराउंड बाउंड्री डिटेक्शन, यानी कि हम बाउंड्री डिटेक्ट कर रहे हैं फ्रेम की, कि उसकी बाउंड कितनी है और जो फ्रेम स्टार्ट और फ्रेम एंड है उसके अंदर कितने स्पेशल बाइट्स है। फ्रेम स्टार्ट और फ्रेम जो एंड है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्पेशल बाइट्स है। अगर उसकी स्टार्टिंग एंड एंडिंग बाइट सेम हुए तो हम उसे कहते हैं फ्लैग बाइट, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैग बाइट। That is your, or yeah, if the actual data contains a byte to identical to the flag byte, the conversion that can be used it to have escape character inserted just before the flag। मतलब देखो अगर फ्लैग हुआ तो उसके पहले क्या होगा, escape characters रहेंगे, उसी को हम ESC कहते हैं। उसके पहले क्या रहेंगे, escape characters रहेंगे, उसी को हम कहेंगे ESC, है ना। सो दैट इज योर सेकंड मेथड। मतलब क्या होगा, फ्लैग होगा और ESC होगा। जब भी फ्लैग आएगा तब तुम्हें उसके साथ एक स्किप लगा देना है। जब सिर्फ स्किप कैरेक्टर्स आएंगे तभी उसके साथ तुम्हें एक स्किप एक और लगा देना है। जब फ्लैग और मतलब फ्लैग और स्किप दोनों आएंगे, दोनों के साथ तुम्हें एक एक स्किप लगा देना है। सो दैट इज योर फ्रेमिंग, दैट इज सेकंड इज योर फ्लैग बाइट। एंड थर्ड वन इज योर, ये भी उसी के डायग्राम है, कोई अलग निकालने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम वहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर थर्ड मेथड, बीट स्टफिंग विथ, मतलब देखो वहाँ पे बाइट था, यहाँ पे बीट है, यहाँ पे सीधे बीट्स के साथ हम खेल रहे हैं। देखो ए एग्जाम्पल में क्या लिखा है तुमने, वो जो तुम्हारा कोड है यानी कि जो फ्रेम है वो लिखे है। अब तुमने क्या किया, बी के अंदर जाके वो जो फ्रेम्स है उसके अंदर 0 0 0 को स्टफ कर दिया, यानी कि ऐड कर दिया। स्टफ कर दिया मतलब क्या, ऐड कर दिया। और फिर से जब मतलब ए वाला है वो रिसीवर साइड है, ओरिजिनल डाटा है, सॉरी सेंडर डाटा है, मतलब ओरिजिनल डाटा है। फिर वो बी में जाएगा यानी कि तुम्हारे OSI मॉडल के अंदर जाएगा। फिर बी के अंदर उसके ऊपर स्टफिंग की जाएगी, यानी कि 3 0 उसके अंदर ऐड कर दिए जाएंगे। और फिर से जो सेंडर है उसके पास एक्चुअल डाटा जाएगा जो कि ओरिजिनल डाटा है, एज इट इज जाएगा। मतलब वही देखो, बिट स्टफिंग ओरिजिनल डाटा, उसके बाद डाटा इज एपियर्ड ऑन द लाइन। बी के अंदर जो डाटा है उसको हमने स्टफ किया और सी के अंदर फिर से क्या किया, डाटा को सेंड कर दिया, डी स्टफ कर दिया और भेज दिया तुम्हारे यूजर को। ये डायग्राम निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी क्या है, दिस मेथड अचीव द सेम थिंग एज बाइट स्टफिंग। बाइट स्टफिंग की तरह ही होता है ये, मतलब जो ऊपर हमने देखा, बट यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ बीट्स होते हैं, वहाँ पे बाइट्स थे, ठीक है। इसके लिए हायर लेवल डाटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल डेवलप किया गया। इट वॉज डेवलप फॉर हाई लेवल डाटा लिंक प्रोटोकॉल, जो कि हम आगे पढ़ने वाले। सो डोंट बी ग्रेट इशू। ये भी डायग्राम समझ लो बाइट स्टफिंग के अंदर। देखो पहले हमने क्या किया, डाटा फ्रॉम अपर लेयर वो आया तुम्हारे फ्रेम सेंड की, यानी कि फ्रेम को सेंड किया, फ्रेम को सेंड कर दिया तो वो फ्लैग हो गया, मतलब उसको हमने क्या किया, स्टफ कर दिया। फिर वो गया सेकंड एक्स्ट्रा 2 बाइट्स, यानी कि वहाँ पे एक्स्ट्रा 2 बाइट्स आ गई। और फिर से वो क्या हो गया, एट द एंड डाटा टू अपर लेयर, यानी कि जो डाटा है वो एज इट इज़ हो गया आफ्टर स्टफिंग। यानी कि देखो पहले अंदर फ्रेम सेंड हो गई, फिर फ्रेम रिसीव हो गई एज इन द फॉर्म ऑफ स्टफिंग, बट उसको बाद अनस्टफ करना पड़ता है उसको, तभी जाके वो रिसीवर को सेंड कर दी जाती है, ठीक है। वही है उधर, उसका नहीं है। ये भी वही वैसी डायग्राम है, बट वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ऐसे वर्ड्स में लिखा है escape फ्लैग, क्योंकि ये बाइट्स के फॉर्मेट में। और नेक्स्ट वाला हमने जो देखा वो था फ्लैग बीट्स, तो बीट्स के लिए यहाँ पे सीधे 10101 लिखा है। सो दैट इज योर बीट स्टफिंग। मतलब हम क्या कर रहे हैं, पहले डाटा सेंड कर रहे हैं, उसके बाद उसको हमने स्टफ किया, फिर से नेक्स्ट डाटा को रिसीव हुआ। मतलब देखो ये क्या हो रहा है, नेटवर्क लेयर से या फिर फिजिकल लेयर से किसको रिसीव हो रहा है, तुम्हारे डाटा लिंक लेयर को, और फिर से अनस्टफ होकर जो रिसीवर है उसको एज इट इज मिल गया, ठीक है। अब फिजिकल लेयर कोडिंग वायलेशन, ये एक और फ्रेमिंग का मेथड है, ठीक है। ये मोस्टली तुम्हारे फिजिकल लेयर के लिए यूज़ किया जाएगा, सॉरी, हाँ देखो ये तुम्हारे फिजिकल लेयर के लिए यूज़ किया जाएगा। इसके अंदर जब डाटा रिडंडेंसी होगी, डाटा रिडंडेंसी मतलब डाटा डुप्लीकेशन और वो होगा, तभी इसको यूज़ किया जाएगा, ठीक है। ये कब यूज़, जैसे कि इनकोडिंग लैन के लिए, लैन के अंदर जो इनकोड होता है उसके अंदर सिर्फ 2 फिजिकल बिट्स होते हैं, तब इसको यूज़ किया जाएगा, ठीक है। नॉर्मली 1 बिट हाई लोअर पेयर एंड 0 बिट लो हाई पेयर, मतलब 1 बिट रहेगी वो लो पेयर रहेगी और 0 बिट रहेगी उसको लो हाई पेयर रहेगी। 1 बिट मतलब हाई लो पेयर एंड 0 बिट मतलब लो हाई पेयर, ठीक है। 1 1 और 0 0 नॉट यूज्ड फॉर डाटा बट आर यूज फॉर लिमिटिंग फ्रेम्स इन सम प्रोटोकॉल्स। और जो 1 1 होता है वो डाटा की तरह यूज़ नहीं किया जाता, बट डाटा को डिलीट करने के लिए या फ्रेम्स को डिलिमिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये एक ऐसा मेथड है जो कि सिर्फ फिजिकल लेयर के लिए यूज़ किया जाएगा। जब भी हमें फिजिकल लेयर के डाटा मतलब फिजिकल लेयर के अंदर जब इनकोडिंग करनी हो और डाटा रिडंडेंसी हो, तभी इसको यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर और कुछ नहीं है, इतना ही सब। इन दिस मेथड बिट 1 इज इनकोडेड इनटू हाई 1 0, यानी कि जो बिट 1 रहेगी, यानी कि पहले बिट रहेगी वो 1 0 के साथ, यानी कि हाई लो पेयर के साथ इनकोड की जाएगी, और जो बिट 0 रहेगी उसको इनकोड करते हैं हम लो हाई 0 1 लो हाई। सो दैट इज योर शोन। देखो अभी फिगर के अंदर देखो, जो तुम्हारा 0 1 है तो 0 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लो से, और 1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हाई से। देखो यहाँ पे देखो 0 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, और 1 कहाँ से जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है। सो दैट इज योर बाइट स्टफिंग, यानी कि 0 क्या है तुम्हारा लो हाई पेयर है और 1 क्या है, हाई लो पेयर है। सो दैट इज योर 4 फ्रेमिंग मेथड्स। हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स स्टार्ट द फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल्स क्या करेंगे, तुम्हारे OSI मॉडल के अंदर जो भी फ्लो हो रहा है डाटा का, उसको कंट्रोल करने का काम करेंगे। सेंडर से रिसीवर के अंदर जो डाटा है उसके फ्लो को कंट्रोल करेंगे। फ्लो कंट्रोल की प्रॉब्लम हमने देखे कि एक साथ बहुत सारा डाटा भी कभी कभी सेंड हो सकता है, तो उसकी वजह से रिसीवर को प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए हमें फ्लो कंट्रोल करना पड़ता है,
ठीक है। तो उस फ्लो कंट्रोल को करने के लिए हमें दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट एक तो होता है हमारा नॉइसलेस चैनल। नॉइसलेस चैनल मतलब जिसके अंदर कोई भी डाटा को हार्मिंग नहीं है, कोई भी डाटा के अंदर प्रॉब्लम नहीं आ सकती। और नॉइसी चैनल मतलब क्या, जो भी तुम्हारा डाटा है उसके अंदर कुछ ना कुछ घुस जाएगा ठीक है, कुछ ना कुछ घुस जाएगा। नॉइस मतलब क्या होता है, नॉइस मतलब यहाँ पे सीधे नॉइस नहीं, नॉइस मतलब लेट्स से डेब्रिड्स, ऐसी चीज़ें जो हमें अनवांटेड है फिर भी तुम्हारे डाटा के अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं नॉइस। लेट्स से सिंपलेस्ट एंड सॉफ्टवेयर। और जैसे कि देखो, जब नेटवर्क ख़राब होता है तब तुम फ़ोन पे बात करते रहते हो और पीछे से एक ऐसी अजीब आवाज़ आती है, या फिर फ़ोन तुम रास्ते के साइड पे खड़े हो और तुम दूसरे इंसान से फ़ोन पे बात कर रहे हो तो पीछे से हॉर्न भी ना जिसकी आवाज़ आती है उसको हम कहेंगे नॉइज़, ठीक है। यहाँ पे भी यानी कि अनवांटेड चीज़ें जो कि सुनाई देती है रिसीवर को, तो नॉइसलेस चैनल यानी कि जिसके अंदर नॉइस नहीं ऐड हो सकती। और सेकंड होता है नॉइसी चैनल, यानी कि कभी कभी जो एड्स होती है उसके लिए। तो नॉइसी चैनल के लिए दो होते हैं, सिंपलेस्ट एंड स्टॉप एंड वेट। और जो तुम्हारा नॉइसी चैनल होता है उसके लिए तीन होते हैं, तीन नहीं होते, उसके अंदर एक ही होता है, नहीं उसके अंदर भी तीन होते हैं, स्टॉप एंड वेट ARQ, उसके बाद गो बैक इन ARQ और सिलेक्टिव रिपीट ARQ। तो हम अभी सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर दैट टेल्स सेंडर हाउ मच डाटा इट कैन बी ट्रांसमिट बिफोर डाटा ओवरवेल्म्स रिसीवर में। यानी कि मतलब देखो, ये क्या करेगा, सेंडर को बताएगा कि तुम्हें कितना डाटा सेंड करना है रिसीवर को, ताकि रिसीवर के पास करोड़ों के फॉर्म में डाटा ना चले जाए, थोड़ा सा डाटा जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका होता है अनरिस्ट्रिक्टेड सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल, यानी कि जो हमारा सिंप्लेक्स है वो वाला, ये सबसे बकवास वाला प्रोटोकॉल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसा अज्यूम किया जाता है कि नो एरर नो एंड फ्लो कंट्रोल, डाटा फ्रेम्स ट्रैवल इन यूनि डायरेक्शन। मतलब देखो, सेंडर क्या करेगा, सीधे एक डायरेक्शन में उस डाटा को क्या कर देगा, डाटा को सेंड कर देगा एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर। उसको कोई लेना देना नहीं है एरर से, कोई लेना देना नहीं है फ्लो कंट्रोल से। वो क्या करेगा, सीधे डाटा फ्रेम्स उठाएगा, यानी कि डाटा उठाएगा और सीधे सेंड कर देगा वन डायरेक्शन में रिसीवर के अंदर, ठीक है। यानी कि सेंडर क्या करता है, डाटा सेंड करते रहता है रिसीवर को, चाहे उस डाटा के अंदर कितना भी कचरा भर गया हो, कितना भी नॉइज़ उसके अंदर ऐड हो गया हो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ क्या करेगा, डाटा सेंड करते रहेगा रिसीवर को एक डायरेक्शन के अंदर। ना रिसीवर उसको कुछ सेंड करेगा कि भाई मेरे को डाटा पहुंच चुका है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सीधे सिर्फ सेंडर डाटा सेंड करते ही रहेगा रिसीवर को, सेंड करते ही रहेगा, ठीक है। इट अज्यूम्स बफर स्पेस इज इनफाइनाइट, यानी कि जो बफर स्पेस है वो इनफाइनाइट है, यानी कि जो रिसीवर है उसकी साइड पे इनफाइनाइट डाटा कभी भी जा सकता ही सकता है, इसको वो अज्यूम करता है। और जो ट्रांसमिशन चैनल है जिससे कि वो डाटा जा रहा है, जिससे कि वो डाटा जा रहा है, वो विदाउट नॉइज़ है, यानी कि उसके अंदर कोई नॉइज़ ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है, कोई एरर ही नहीं है, जो डाटा है वो एज इट इज़ जा रहा है। तो दैट इज़ वाई ये थोड़ा सा बकवास वाला और सबसे अनयूज्ड सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल है ना, ये सबसे अनयूज्ड है। उसके बाद फ्रेम रिसीव टू रिसीवर, इट विल रिमूव हेडर फ्रॉम फ्रेम एंड सेंड डाटा पैकेट टू नेटवर्क लेयर, यानी कि जब भी फ्रेम रिसीवर को सेंड हो जाएगी तो वो क्या करेगा, रिसीव हो जाएगी, तब वो क्या करेगा, जो जो हेडर है तुम्हारे डाटा के अंदर उसको रिमूव करेगा और डाटा पैकेट्स को सेंड करेगा नेटवर्क लेयर को इमीडिएटली, ठीक है। मतलब देखो वो क्या करेगा, सिर्फ डाटा जो रिसीव हुआ है उसके हेडर निकाल देगा। मैंने फ्रेमिंग के ऊपर तुम्हें हेडर बताया था कि हेडर क्या होता है, तो फिर रिसीवर क्या करेगा, हेडर को निकाल देगा और सीधे जो डाटा है वो नेटवर्क लेयर को सेंड कर देगा। सो रिसीवर कैन नेवर ओवरलेड विदाउट इनकमिंग फ्रेम्स, मतलब जो रिसीवर है उसको उस फ्रेम से वो कुछ नहीं कर सकता। अभी तुम आगे वाले जो प्रोटोकॉल्स देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि रिसीवर बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, बट यहाँ पे रिसीवर कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे रिसीवर का काम सिर्फ एक है, डाटा को रिसीव करो। देखो मैं इसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल समझा सकता हूँ तुम्हें, कि ऐसा अज्यूम करो कि जो फ्लिपकार्ट है या फिर मीशो है या फिर तुम्हारा अमेज़ॉन है या फिर मिंत्रा है, उससे तुमने कुछ मंगाया और वो तुम्हारे पास आया, ठीक है, वो तुम्हारे पास आया, तो तुम्हारे पास ऐसा कोई रिटर्न डिलीवरी, रिटर्न पॉलिसी, रिप्लेस पॉलिसी, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। सिर्फ जो फ्लिपकार्ट तुम्हें डाटा सेंड करेगा या फिर प्रोडक्ट सेंड करेगा वो तुम्हें एज इट इज़ उठा लेना है और कुछ नहीं होगा उसके अंदर। उसको वो तुम्हें उठा ही लेना पड़ेगा, चाहे उस डाटा के अंदर कितना भी, मतलब उसके अंदर तुमने आईफोन मंगाया और सावन भी आ गए, मतलब वो जो सोप आता है वो भी आ गया, तो भी कोई इशू नहीं आएगा। तो दैट इज़ योर अनरिस्ट्रिक्टेड सिंपलेक्स प्रोटोकॉल। मतलब देखो, रिसीवर कुछ नहीं कर सकता, रिसीवर के अंदर जो डाटा है वो उसको रिसीव करना ही पड़ेगा, और इसके अंदर ना कोई एरर फ्री होगा, ना नॉइज़ रिमूव होगा, एज इट इज़ डाटा सेंड किया जाएगा। उल्टा ये ऐसी चीज़ें अज्यूम कर रहा है कि जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो नॉइज़ फ्री है, बफर स्पेस इनफाइनाइट है, मतलब बहुत बकवास प्रोटोकॉल है। अगर डिसएडवांटेज लिखो तो सबसे घटिया प्रोटोकॉल है, जिसके अंदर रिसीवर कुछ नहीं कर सकता, रिसीवर कुछ नहीं कर सकता। तो और पूरा नॉइज़ ऐड हो सकता है पूरे डाटा के अंदर। इसकी एक डायग्राम भी मैंने नीचे फोटो के अंदर ऐड किए। लेट्स से कहाँ पे वो डायग्राम, हाँ देखो, ये अनरिस्ट्रिक्टेड प्रोटोकॉल है जिसके अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ एक डायरेक्शन में सिर्फ फ्रेम सेंड हो रहा है ये रिसीवर से, और कुछ रिसीवर कुछ नहीं कर रहा है। तो ये एक बकवास सा प्रोटोकॉल तुम्हारा है जो किसी काम का नहीं है। लेट्स से नाउ नेक्स्ट इज योर स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, देखो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के अंदर दो टाइप्स आते हैं जिसको हम कहते हैं गो बैक इन ARQ और सिलेक्टिव रिपीट ARQ। तो उसको हम गो बैक NRQ और सिलेक्टिव रिपीट ARQ के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो क्या होता है, ये एक डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है जो कि क्या होता है, डाटा फ्रेम की जो फ्लो है, मतलब जो डाटा फ्रेम है वो अच्छे से सेंड हुआ है कि नहीं, सिक्वेंशियली या फिर रिलायबली वो सेंड हुआ है कि नहीं, उसको चेक करता है, ठीक है। इसके अंदर भी तीन आते हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के अंदर, सॉरी मैंने दो ही बोले, दो नहीं तीन आते हैं, स्टॉप एंड वेट ARQ, गो बैक इन ARQ, सिलेक्टिव रिपीट ARQ,
ठीक है। ऐसे 3 इसके अंदर आते हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के अंदर। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे डाटा को हम जो रिसीवर है वो भी इधर डाटा को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम मल्टीपल फ्रेम्स को एक साथ सेंड कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल फ्रेम्स, कितनी भी फ्रेम्स को हम एक साथ सेंड कर सकते हैं। और जो भी फ्रेम हम सेंड करते हैं उसको कुछ सीक्वेंस नंबर होगा, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे ही सेंड होंगे। ऐसे नहीं कि 2 पहले चला गया, 1 पहले चला गया, ऐसे नहीं होता, एकदम सिक्वेंशियली। उसके बाद हम यहाँ पे अगर रिसीवर के एंड पे कोई डाटा मिस हो गया तो उसको भी फाइंड कर सकते हैं। बैकअप और रिकवरी भी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। और पर्पस क्या है इसका, टू अवॉइड डुप्लीकेट डाटा। जो भी डुप्लीकेट डाटा है वो यहाँ पे नहीं आ सकता। ये जो अनरिस्ट्रिक्टेड बकवास वाला प्रोटोकॉल था, यहाँ पे वो डुप्लीकेट डाटा भी हो सकता था, नॉइस भी ऐड हो सकता था, बट यहाँ पे जो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट होता है तुम्हारा गो एंड बैक NRQ प्रोटोकॉल। ये एक डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है। इसका यूज़ क्या है, डाटा फ्लो कंट्रोल को क्रिएट करना। इसके अंदर क्या होता है, जो मल्टीपल फ्रेम्स होते हैं उसको एक ही बार में क्या किया जाता है, सेंडर को रिसीवर किया जाता है। अब जो सेंडर होता है उसकी विंडो साइज n नंबर की होती है, यानी कि वो कितने भी फ्रेम्स को सेंड कर सकता है। बट जो रिसीवर होता है उसकी फ्रेम साइज़ 1 ही होती है, यानी कि उसको एक बार में सिर्फ एक ही डाटा फ्रेम मिलनी चाहिए। उसको एक बार में सिर्फ एक ही डाटा फ्रेम मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इट रिजेक्टेड करप्ट फ्रेम्स, जो करप्ट फ्रेम्स है उसको रिसीवर फेंक देता है कि फेंक दे उसको। और उसके बाद जो आउट ऑफ सीक्वेंस है, मतलब अगर 1 नंबर के बाद 2 नंबर वाली आ गई, अगर 2 नंबर के पहले 3 नंबर वाली आ गई तो उसको वो क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो सीक्वेंस में जाना चाहिए, सीक्वेंस में 1 2 3 4 रोल नंबर हिसाब से जो पहले नहीं क्या बचपन में वो स्कूल्स के अंदर रोल नंबर के हिसाब से बच्चे बैठते थे बेंचेस पे, वैसे वाला रोल नंबर के हिसाब से बैठने का, नहीं तो वो हाइट वेट वो डिफरेंट क्राइटेरियाज उसके हिसाब से। और अगर एक बार जब तुम्हारे रिसीवर को जो डाटा फ्रेम है वो मिल जाएगी तो वो तुम उसको क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। ये बात याद रखो, रिसीवर यहाँ पे क्या क्या कर सकता है, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा जब डाटा रिसीव हो गया तब। उसके बाद अगर करप्ट जो तुम्हारी फाइल है वो आ गई तो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। और जो आउट ऑफ जो सीक्वेंस के अंदर नहीं है फ्रेम्स उसको अवॉइड करने का भी काम कर सकता है। मतलब देखो ये तुम्हारा गो बैक NIRQ प्रोटोकॉल है, इसकी डायग्राम मैंने नीचे लिखी है। ये रही तुम्हारी गो बैक NIRQ की डायग्राम। देखो यहाँ पे 3 फ्रेम्स यहाँ पे सेंड की गई है। तो 1811 जो 811 है वो उसका डाटा है, और 1 क्या है उसका सीक्वेंस नंबर है। हेडर के अंदर क्या होगा, सीक्वेंस नंबर, वो उसने भेज दी रिसीवर को वो रिसीव हो गई। फिर 1811, फिर उसने एक्नॉलेजमेंट भेजी सेंडर को, फिर सेंडर ने दूसरी वाली भेजी 2812, 2 उसका सीक्वेंस नंबर है, 812 डाटा है, फिर से 2812 रिसीवर को मिला। फिर रिसीवर एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा तुम्हारे किसको, तुम्हारी इसको क्या बोलते हैं इसको, सेंडर को। और ऐसे वो अल्टीमेट चलता रहता है जब तक तुम्हें रहना है तब तक, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा गो बैक NIRQ प्रोटोकॉल। ये होता है तुम्हारा फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसके अंदर तुम्हें सेंडर के पास विंडो साइज n होती है बट रिसीवर के पास 1 ही होती है। करंट फ्रेम्स को रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और सीक्वेंस फ्रेम्स को अवॉइड किया जाएगा जो कि आउट ऑफ सीक्वेंस है। रिसीवर की विंडो साइज 1 रहेगी और वो एटमोस्ट 1 ही सिंगल फ्रेम को एक्सेप्ट करेगा। अब उसके अंदर होता है सिलेक्ट रिपीट ARQ, सेकंड टाइप तुम्हारे स्लाइडिंग विंडो का, ठीक है। ये भी क्या है, डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है। इफ रिसीवर रिसीव्स करप्ट फ्रेम इट डज नॉट डायरेक्टली डिस्कार्ड इट। मतलब देखो ऊपर क्या कर रहा था, वो करप्ट फ्रेम मिल गया, यहाँ पे गो बैक NRQ के अंदर क्या था, इट रिजेक्टेड करप्ट फ्रेम्स, बट यहाँ पे करप्ट फ्रेम्स को रिजेक्ट नहीं किया जाता डायरेक्टली उसको क्या किया जाएगा, रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। वो क्या करेगा, सेंडर को निगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। क्या करेगा, सेंडर को निगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। सेंडर ओनली सेंड्स दैट ओनली फ्रेम एज सून एज ऑन रिसीविंग निगेटिव एक्नॉलेजमेंट, यानी कि फिर जो तुम्हारा सेंडर है उसको जो निगेटिव एक्नॉलेजमेंट वाली फ्रेम्स मिली है उसी को वही वापस सेंड करेगा, ठीक है। प्रोवाइड एफिशिएंट डाटा ट्रांसमिशन एंड फास्टेस्ट रिकवरी, यानी कि यहाँ पे जो डाटा ट्रांसमिशन होता है वहाँ पे फास्टेस्ट रिकवरी होती है। अभी मैं तुम्हें विथ डायग्राम इसको समझाता हूँ, ठीक है। लेट से यही डायग्राम है ना, यही डायग्राम है, समझ लो थोड़ी देर के लिए। बट अगर देखो यहाँ पे 1811 है वो उसको गया एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी। बट अभी जो 2812 है वो फ्रेम करप्ट हो गई। ये जो तुम्हारी 2812 फ्रेम 2 सीक्वेंस वाली जो फ्रेम है वो करप्ट हो गई और वो रिसीवर के पास करप्ट फ्रेम चली गई। तो करप्ट फ्रेम को रिसीवर ज़्यादा फेक नहीं देगा सीधे, वो उसको रिजेक्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, निगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। यहाँ पे जो ACK वर्ड लिखा है वहाँ पे वो लिखेगा NCK, ACK को लिखेगा NCK, ACK को लिखेगा NCK, और वो भेज देगा रिसीवर सेंडर को। फिर सेंडर क्या करेगा, निगेटिव एक्नॉलेजमेंट चेक करेगा, उसके ऊपर काम करेगा और फिर से तुम्हारे रिसीवर को जो अच्छी वाली फ्रेम है उसको सेंड कर देगा। ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट वाला प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं सिलेक्टिव रिपीट ARQ प्रोटोकॉल। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अगर तुम्हें खुशी के अंदर पेपर के अंदर लिखने हैं तो तुम सीधे एडवांटेजेस लिख सकते हो। फ्लो कंट्रोल करता है विदाउट नॉइस, विथ सीक्वेंस, और बहुत कुछ ऐसे मन से लिख सकते हो, विथ सीक्वेंस, नो डाटा लॉस, नो डाटा करप्शन, डाटा बैकअप, डाटा रिकवरी, ये उसके एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेजेस के अंदर तुम गो बैक के अंदर लिख सकते हो कि करप्ट फाइल को सीधे फेंक देता है। सिलेक्टिव के अंदर इतने डिसएडवांटेजेस नहीं आते मोस्टली, बट हाँ एक प्रॉब्लम आता है कि जब तुम निगेटिव रिस्पॉन्स सेंड करते हो तो सेंडर को बार बार वो सेंड करना पड़ता है, तो वो एक प्रॉब्लम तुम लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट तुम्हारा लास्ट वाला स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल या फिर स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या है, यूज इन कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन, वही एरर फ्लो कंट्रोल में यूज़ किया जाता है, डाटा लिंक क्लियर में यूज़ किया जाएगा। उसके बाद सेंडर रिसीवर होगा, हाफ डुप्लेक्स यहाँ पे लिंक होगी, और ये भी एक स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है ना। इसकी वर्किंग देखो, वर्किंग तो मैं सीधे बोल देता हूँ तुम्हें यहाँ पे, ठीक है।
अब देखो वर्किंग क्या होगी सेंडर और रिसीवर। यहाँ पे भी वही एज्यूम किया जाएगा कि सेंडर के पास बहुत सारी फ्रेम्स है और रिसीवर के पास सिर्फ एक ही विंडो है। तो सेंडर के पास विंडो साइज n रहेगी, रिसीवर के पास 1 ही रहेगी। तो देखो अब जो सेंडर है वो क्या करेगा, पहले 0 सेंड करेगा, पैकेट 0, यानी कि 012 क्या फ्रेम नहीं है, ये अभी पैकेट्स है, 0 फ्रेम है, 0 क्या है फ्रेम है। तो उसने क्या कि पैकेट 0 सेंड किया रिसीवर को, रिसीवर ने उसको एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी। एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी मतलब मेरे को मिल चुका है, तू दूसरी वाली भेज। फिर सेंडर 1 को भेजेगा, मतलब यहाँ पे अभी 0 और 1 मिल चुका है। फिर वो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा सेंडर को, फिर से वो जो 2 बचा है उसको भेजेगा, यानी कि हो गया 012। सो दैट इज योर स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। यानी कि देखो सेंड डाटा पैकेट्स टू रिसीवर, रिसीवर रिसीव पैकेट एंड सेंड एक्नॉलेजमेंट, यानी कि जब भी रिसीवर को डाटा मिलेगा तब वो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, यानी कि वो रिसीव हो चुका है। एक्नॉलेजमेंट रिसीव, सेंडर सेंड नेक्स्ट डाटा, यानी कि जब भी एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगी सेंडर क्या करेगा, नेक्स्ट डाटा सेंड करते रहेगा। और जब तक ऐसे डाटा उसको नहीं मिलता तब तक वो डाटा को सेंड करते रहता है। जब तक डाटा सेंड नहीं हो जाता तब तक वो सेंड करते रहता है। और सेंडर अगला डाटा तब तक सेंड नहीं करेगा जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आ गई। ठीक है, मतलब देखो लेट्स से कि सेंडर ने 1 साल बाद पहले भी रिसीवर को डाटा सेंड किया है, बट रिसीवर ने अभी 1 साल हो गया है तब भी एक्नॉलेजमेंट नहीं सेंड कर दी, तो भी रिसीवर उसको कुछ नहीं सेंड करेगा, स्टॉप होके रहेगा। सो दैट इज योर स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, यानी कि स्टॉप करना है, वेट करना है, स्टॉप करना है, वेट करना है। यानी कि पहले डाटा सेंड किया, स्टॉप, अभी जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आती तब तक वेट, फिर से एक्नॉलेजमेंट आ गई, फिर से सेंड, फिर से स्टॉप, फिर से एक्नॉलेजमेंट आएगी, वेट। दैट इज योर स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। एडवांटेजेस क्या है, सिंपलिसिटी, एक्यूरेसी, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, इफिशिएंसी यूज्ड इन लैंड, वही है तुम्हारे, वही फेंको वो तो तुम फेंक सकते हो, कोई इशू नहीं है। सिंपलिसिटी, एक्यूरेसी, फ्लो कंट्रोल, नॉइस कंट्रोल, एरर कंट्रोल, इफिशिएंसी। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, लॉस्ट डाटा, डाटा कभी कभी लॉस हो सकता है, लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट, अगर एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गई तो किसी, ये तुम ऊपर भी लिख सकते हो है ना उसके अंदर तुम्हारे गो बैक और सिलेक्टिव के अंदर। और डिलेट डाटा और एक्नॉलेजमेंट, और अगर कभी डाटा डिले हो गया तो एक्नॉलेजमेंट कभी डिले हो गई तो मैंने बोला ना 1 साल लग जाएगा, तो वही बचा ही कहें इसे। सो दैट इज योर प्रोटोकॉल्स फॉर फ्लो कंट्रोल। आए थे तो लिखो एग्जाम के अंदर। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट विद द वैन कनेक्टिविटी, यानी कि ऐसे प्रोटोकॉल जो कनेक्टिविटी करने में मदद करते हैं। इसके अंदर 2 होते हैं, HDLC एंड P2P, PPP। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल HDLC जिसको हम कहते हैं हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल। ठीक है, एक बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। ये क्या करता है, तुम्हारे 2 मल्टीपल लिंक्स है, मतलब देखो जो कम्युनिकेशन है वो पॉइंट टू पॉइंट या फिर मल्टी पॉइंट, उन दोनों को हैंडल करने में मदद करेगा। ठीक है, मतलब देखो एक जगह से दूसरी जगह तक कम्युनिकेशन करने के लिए या फिर एक जगह से 4-5 जगह तक कम्युनिकेशन करने के लिए तुम्हारा हाई लेवल डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। ये कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस सर्विसेज को सपोर्ट करता है, जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, उसको हम प्रीवियस में पढ़ चुके हैं, तो अभी फिर से हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल तीनों प्रोवाइड करता है। ये इसकी सर्विसेज है, तीनों करता है, फ्रेमिंग भी करता है, फ्लो कंट्रोल भी करता है, एरर कंट्रोल भी करता है, और स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। फुल डुप्लेक्स इसकी सर्विस है। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, स्लाइडिंग विंडो क्या है, फुल डुप्लेक्स क्या है। अब इसके अंदर 3 फ्रेम्स होती है, आई फ्रेम, एस फ्रेम और यू फ्रेम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रही तुम्हारी डायग्राम, ये थोड़ी सी मे बी उल्टी हो चुकी है, सॉरी अबाउट दैट। बट देखो जो पहली डायग्राम है तुम्हारी आई फ्रेम की, आई फ्रेम की डायग्राम में देखो तो पहले तुम्हारा फ्लैग के अंदर जो स्टार्टिंग और एंडिंग फ्लैग होते हैं वो, उसके बाद एड्रेस मतलब कहाँ पे तुम्हारी वो जाने वाली है वो, उसके बाद कंट्रोल यानी कि जो फ्लैग है उसका, सॉरी जो फ्रेम है उसका कंट्रोल, और उसके बाद यूजर इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यूजर इन्फॉर्मेशन। सेकंड वाली जो तुम्हारी फ्रेम है जिसको हम कहते हैं एस फ्रेम के अंदर फ्लैग है, एड्रेस है, उसके बाद कंट्रोल है, FCS फ्लैग, वैसे की वैसी है, सिर्फ यूजर इन्फॉर्मेशन निकाल दिए। और जो थर्ड वाली फ्रेम है यू फ्रेम के अंदर क्या है, जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन है कि फ्रेम को मैनेज कैसे करना है वो वाली इन्फॉर्मेशन है। ऐसे 3 फ्रेम्स इसके अंदर है। ठीक है, ये तो हम फोन रोटेट करके देख लेना खुद का। तो ये तुम्हारी 3 इन्फॉर्मेशन होती है, HDLC की 3 फ्रेम्स होती है, आई फ्रेम, एस फ्रेम, यू फ्रेम। बस इतना डिफरेंस है, जो यू फ्रेम होती है ना, सॉरी जो एस फ्रेम होती है ना, उसके अंदर आई फ्रेम के अंदर यूजर इन्फॉर्मेशन है और यू फ्रेम के अंदर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन है। बाकी तीनों भी एस फ्रेम जैसी है और कुछ नहीं। वहाँ पे यहाँ पे इसका मीनिंग भी लिखा है कि आई फ्रेम क्या होती है, ये यूजर का डाटा एंड कंट्रोल, जो यूजर का डाटा है उसको कंट्रोल करती है। एस फ्रेम के अंदर जो एक्नॉलेजमेंट या फिर ट्रांसमिशन के अंदर जो भी डाटा रिसीवर से वो कंट्रोल किया जाता है, मतलब एक्नॉलेजमेंट मिली कि नहीं वो। और उसके बाद यू फ्रेम के अंदर जो भी हम मैनेज कर रहे हैं पूरे प्रोसेस को, उसका डाटा होता है। तो ये तुम्हारी 3 फ्रेम्स होती है। ठीक है, इसके अंदर 3 मोड होते हैं, नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड, असिंक्रोनस रिस्पॉन्स मोड और असिंक्रोनस बैलेंस मोड। जो नॉर्मल होगा उसके अंदर सेकेंडरी स्टेशन सेंड डाटा ओनली व्हेन आस्क्ड बाय प्राइमरी, यानी कि 2 स्टेशन रहेंगे, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो जो तुम्हारा सेकेंडरी है जो डाटा सेंड करने वाला है वो तभी डाटा को सेंड करेगा जब तुम्हारा प्राइमरी वाला पूछेगा। ठीक है, उसके बाद असिंक्रोनस के अंदर जो सेकेंडरी है वो कभी भी डाटा भेज सकता है, उसकी ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, उसको भेजना है उसकी मन मर्जी है तो वो भेज सकता है। उसके बाद असिंक्रोनस के अंदर बोथ स्टेशन एक्ट्स एज इक्वल, यानी कि दोनों एक साथ एक जैसे काम करते हैं, दोनों को सेंड करना है तो सेंड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते।
ठीक है। सो दैट इज़ योर 3 मोड्स। फर्स्ट के अंदर होगा नॉर्मल मोड, जिसके अंदर जो सेकेंडरी स्टेशन है वो प्राइमरी स्टेशन को तभी डाटा भेजेगा जब उसको वो पूछ लेगा। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट की डिलीवरी है, जब हम बोलेंगे कि भाई हमको डाटा चाहिए, हमको प्रोडक्ट चाहिए, तभी वो सेंड करेगा। सेकंड होता है असिंक्रोनस रिस्पॉन्स मोड, यानी कि सेकेंडरी डाटा विदाउट किसी परमिशन के डाटा को सेंड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल तुम होटल पे नहीं हो, तुम हॉस्टल पे हो, कॉलेज के अंदर हो, हॉस्टल के अंदर हो, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे लिए कुछ भेजना है वहाँ से खाने पीने का सामान, तो वो तुम्हें बिना पूछे भी भेज सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारी माँ तुमसे पूछेगी कि भाई तुझे ये खाना है, सेंड करूँ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एक्सप्लिसिटली खुद की मर्जी से। और असिंक्रोनस के अंदर दोनों हो सकता है, यानी कि तुम्हें भी उसको डाटा सेंड कर सकते हो, तुम कर सकते हो, और उनको भी चाहिए तो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से, हाँ वही घर वाला एग्जांपल, कि अगर तुम्हें कुछ सेंड करना है तुम्हारे घर वालों को, सेंड कर सकते हो, वो वहाँ से आना है तो वहाँ से आ सकते हो। सो दैट इज योर 3 मोड्स ऑफ HDLC, यानी कि हाई लेवल डाटा लिंक प्रोटोकॉल। और नेक्स्ट है तुम्हारा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, यानी कि यहाँ पे बाइट ओरिएंटेड रहेगा। जो हाई लेवल था वो बिट ओरिएंटेड था, ठीक है। ये क्या है, बाइट ओरिएंटेड है। इसके अंदर जो नेटवर्क लेयर है उसके पैकेट्स के ऊपर हम इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इनकैप्सुलेट्स नेटवर्क लेयर पैकेट्स फॉर ट्रांसमिशन ओवर PTP लिंक्स, PTP मतलब पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स, ठीक है। उसके बाद वर्क्स इन DLL के अंदर काम करता है, और VPNs का यूज़ करता है। VPNs तुम्हें पता होंगे क्या होता है। VPNs मतलब जो तुम्हारा IP एड्रेस है उसको हाइड करने में मदद करता है, ठीक है। यहाँ पे डायनामिक्स का यूज़ करता है। यहाँ पे भी हम वही करते हैं, फ्रेमिंग, एरर डिटेक्शन एंड ऑथेंटिकेशन, वही करते हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे हम सिंक्रोनस असिंक्रोनस लिंक के ऊपर ये काम करता है, और ये भी फुल डुप्लेक्स प्रोसेस है। इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं, फ्रेमिंग, लिंक, नेटवर्क एंड ऑथेंटिकेशन। जो फ्रेमिंग होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, पैकेट्स को फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग फ्लैग। उसके बाद लिंक कंट्रोल के अंदर क्या करेंगे हम, कन्फिगर्स और टर्मिनेट्स लिंक। जो लिंक हमें सेंड करनी जाती है, मतलब जिससे हमें डाटा को सेंड करना होता है, उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, कन्फिगर किया जाएगा और टर्मिनेट किया जाएगा। उसके बाद नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है, डिफरेंट जो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको वो कन्फिगर करेगा, मतलब उनके हिसाब से काम करने में मदद करेगा। और ऑथेंटिकेशन के अंदर भी 2 प्रोटोकॉल्स होते हैं, PAP और चैप। ये हमें इतने डिटेल में नहीं है, हमें सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। नहीं नाम याद रखे तो भी चलेगा, सिर्फ इतना याद रखो कि ये प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं ऑथेंटिकेशन करने के लिए, फिर ऑथराइज्ड यूज़र को एक्सेस करने के लिए, बस। और इसकी भी फ्रेम होती है, ये भी थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है, बट देखो PPP की फ्रेम के अंदर क्या होगा, फ्लैग का काम होता है स्टार्टिंग एंडिंग दिखाना। उसके बाद एड्रेस, यानी कि तुम्हारे फ्रेम का एड्रेस है वो। उसके बाद कंट्रोल, यानी कि फ्रेम का कंट्रोल। उसके बाद प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल के साथ वो काम करने वाला है, जैसे कि हमने ऊपर देखा ना, लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, नेटवर्क प्रोटोकॉल, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, वो वाले प्रोटोकॉल्स। उसके बाद पेलोड के अंदर एक्चुअल डाटा होता है। FCS का मीनिंग मुझे भी नहीं पता, और फ्लैग मतलब क्या, तुम्हारा फिर से एंडिंग वाला। सो दैट इज योर ऑल फ्रेम्स, PPP एंड योर HDLC प्रोटोकॉल। यही 2 प्रोटोकॉल आते हैं, इनमें से कोई भी एक आ गया तो तुम लिख सकते हो। दैट्स वाई वी आर स्टॉपिंग हियर। थैंक यू सो मच। एक्सेस प्रोटोकॉल्स, ठीक है। मतलब इसके अंदर हम क्या डिसाइड करते हैं कि मल्टीपल जगहों पे, मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर डाटा को कैसे शेयर करना है, बाय यूजिंग सेम चैनल, बाय यूजिंग अनदर चैनल, यानी कि सारे प्रोटोकॉल्स। इसके अंदर सारे प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं, जिसके अंदर हम रूल्स डिसाइड करते हैं कि हाउ मल्टीपल डिवाइसेस सेम चैनल को शेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सिंगल केबल है तो उससे बाकी सारे डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होंगे, वो हम डिसाइड करेंगे तुम्हारे मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल के अंदर। उसके अंदर 4 टाइप्स ऑफ एक्सेस प्रोटोकॉल्स होते हैं मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स के अंदर। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, जिसके अंदर हमें 2 देखने हैं, अलोहा और CSMA। ये हमें इन डिटेल पढ़ने हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर क्या देखेंगे कि कौन सा स्टेशन कब तुम्हारा डाटा ट्रांसमिट करेगा, और कोलिजन्स यहाँ पे हैपन हो सकते हैं, सेकंड होता है कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल्स। उसके बाद डिवाइसेस टेक टर्न्स, कोलिजन्स अवॉइडेड बाय कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे जो कोलिजन है वो नहीं होगा, बाय कोऑर्डिनेशन वो निकल जाएगा। उसके अंदर रिजर्वेशन, पोलिंग, टोकन पासिंग, ये हमें नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स, चैनल डिवाइडेड अमंग यूजर्स इन टाइम, फ्रीक्वेंसी और कोड, यानी कि यूजर को थोड़े समय के लिए थोड़ा जो तुम्हारा चैनल है वो डिवाइड कर दिया जाएगा, और यहाँ पे पूरे जो कोलिजन्स है वो नहीं होंगे। इसको भी हमें नहीं पढ़ना है। FDMA, TDMA, CDMA। फिर ये FDMA क्या, फ्रीक्वेंसी, T मतलब टाइम, C मतलब कोड, और उसका क्या है, डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। ये तुम्हारा फुल फॉर्म है। बट अगर वहाँ पे रैंडम मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स आए तो तुम्हें ये लिखने पड़ेंगे ABC, इसलिए इनके नाम कंपलसरी याद रख लेना। तो ये क्या करते हैं, रूल डिफाइन करते हैं कि हमें डाटा कैसे शेयर करना है वन चैनल से दूसरे चैनल के अंदर। 3 होते हैं, रैंडम, कंट्रोल, चैनलाइजेशन। रैंडम के अंदर रैंडम, कभी भी हम कोई भी डाटा सेंड करेंगे, CSMA और अलोहा। कंट्रोल के अंदर कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन के साथ, एक साथ नहीं सेंड करेंगे, डिवाइसेस के ऊपर कोऑर्डिनेशन किया जाएगा। इसके अंदर रिजर्वेशन, पोलिंग, टोकन पासिंग, और यहाँ पे कोलिजन होगा बट थोड़ा सा होगा। और थर्ड तुम्हारा चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे चैनलाइजेशन के अंदर सारे यूजर्स को एक टाइम दी जाएगा, फ्रीक्वेंसी जाएगी, और उसी वक्त उसको डाटा सेंड करना है। अगर किसी बेवकूफ़ ने बीच में सेंड कर दिया तो उसको सज़ा मिल, पर क्या होता है वो, P ऊपर से, P के ऊपर से क्या, सज़ा को क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, नाम नहीं आ रहा, ठीक है, वो मिलेगा, पनिशमेंट। हाँ, पनिशमेंट मिलेगी अगर उसने कुछ बीच में सेंड कर दिया तो, ठीक है। यहाँ पे जो कोलिजन्स होते हैं वो प्रॉपरली रिमूव किए जाएंगे, प्रॉपरली रिमूव, नहीं कोलिजन होगा। FDMA, TDMA, CDMA। F मतलब फ्रीक्वेंसी, T मतलब टाइम, C मतलब कोड, और D मतलब डिवीजन, M मतलब मल्टीपल, और A मतलब एक्सेस। दैट इज योर होल मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स, ठीक है। कंट्रोल्ड, रैंडम के अंदर कोलिजन होगा, कंट्रोल के अंदर मीडियम होगा, और चैनलाइजेशन के अंदर होगा ही नहीं। सो दैट इज योर रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स। जो हम अलोहा और CSMA जो हमें आगे पढ़ना है उसको हम इन डिटेल में एंड में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बारे में छोड़ दो, अभी तुम बैक ऑफ
बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैकऑफ एल्गोरिदम के बारे में सोचो। ये एक ऐसा एल्गोरिदम है जो कि CSMA/CD के अंदर यूज़ किया जाता है, ताकि तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे पहले तुम्हें CSMA/CD पढ़ना पड़ेगा, तो हम आगे बढ़ते हैं, बाद में बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिदम के ऊपर आ जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। पहले जो CSMA और CD है वो हमने एंड में लिखे, तो उसको पहले पढ़ लेते। चलो CSMA और CD को, ठीक है। कहाँ पे तुम्हारा CMA, नहीं पहले अलोहा पढ़ते हैं, फिर CMA/CD। अलोहा क्या है, एक रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है, वाह वो तो हमें पता है। उसके बाद वायरलेस लैन के लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ पे शेयर्ड मीडियम के लिए यूज़ किया जाएगा, मतलब मैंने ऊपर बोला कि यहाँ पे कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो शेयर्ड है, ठीक है। कभी भी कौन सा भी स्टेशन कभी भी डाटा सेंड कर सकता है, वो भी हमने देखा रैंडम एक्सेस के अंदर कि भाई कोई भी मुंह उठा के कभी भी डाटा को सेंड करेगा, वो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल की तरह नहीं था, कभी भी कोई भी सेंड करेगा, नो नीड ऑफ मतलब भाई तू इस बार सेंड कर, कभी भी कोई भी। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब अलोहा के अंदर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखो, यहाँ पे 4 स्टेशंस रहेंगे, डायग्राम के अंदर देखो यार, 4 स्टेशंस रहेंगे और एक सेंटर रहेगा, जो तुम्हें उसको हब कहना है हब को, या फिर क्लाइंट सर्वर कहना है सर्वर को, नो इशू विद दैट। तो उस सर्वर को 4 और जो कंपोनेंट्स है वो जोड़े जाएंगे, कंपोनेंट्स को हम कहेंगे स्टेशंस। यहाँ पे 4 स्टेशंस है, तो चारों स्टेशंस में से देखो, ये जो पहला स्टेशन है वो डाटा सेंड करेगा सर्वर को, वो उससे डाटा ले भी सकता है, मतलब देखो सारे जो स्टेशन है वो क्या करते हैं, डाटा सेंड कर दो एक सर्वर को, और वो सर्वर के थ्रू तुम्हें डाटा मिलता है। ये तुम्हारा अलोहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। डैश लाइन मतलब डाटा आ रहा है, डैश लाइन और पूरी लाइन मतलब डाटा जा रहा है, मतलब तुम मतलब लेट से ये जो पहला डिवाइस है इसको डाटा सेंड करना है, ठीक है। पहले डिवाइस को दूसरे डिवाइस को डाटा सेंड करना है, तो ये सेंड करेगा इसको और ये सेंड करेगा इसको। लेट से इसको सेंड करना है, तो ये जाएगा इसके अंदर, फिर जाएगा इसके अंदर। सो डाटा आने जाना ये प्योर अलोहा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा अलोहा, मतलब क्या, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डाटा को सेंड करते हैं। डिजाइन फॉर वायरलेस लैन यानी कि जहाँ पे लैन नेटवर्क वायरलेस वाईफाई के अंदर, ठीक है। शेयर्ड मीडियम होगा और कोई सा भी स्टेशन कभी भी डाटा सेंड कर सकता है, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है ना। उसके अंदर भी 2 टाइप होते हैं, प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा। एग्जाम्पल जो तुम्हारा क्वेश्चन आता है उसके अंदर ऐसे ही आता है, एक्सप्लेन प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा और उसके अंदर का डिफरेंस, ठीक है। तो प्योर अलोहा क्या होता है, स्टेशन ट्रांसमिट डाटा विदाउट चेकिंग वेदर चैनल इज बिजी और नॉट, मतलब देखो जो स्टेशन है वो कभी भी कहीं पे भी डाटा सेंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 स्टेशन से, 4 स्टेशन में जिसको भी मुंह उठा के डाटा सेंड करना है वो मुंह उठा के डाटा सेंड करेगा, कोई रुकेगा नहीं उनको, ठीक है। उसके बाद इफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ फ्रेम रिसीव्ड एट स्पेसिफाइड टाइम देन सक्सेसफुल। अगर देखो इन दो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला कंप्यूटर है और सेकंड वाला कंप्यूटर है, इनको डाटा सेंड करना है, तो फर्स्ट वाले ने सेंड कर दिया, सेकंड वाले को मिल गया, तो अगर उसने एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी सर्वर को और फिर सर्वर सेंड करेगा फर्स्ट वाले को, जब एक्नॉलेजमेंट सेंड हुई तभी माना जाएगा कि हाँ भाई डाटा सक्सेसफुली रिसीव किया गया है। अगर कोलिजन हुआ देन मोर देन 1 फ्रेम ऑक्यूपाई सेम चैनल एट सेम टाइम, मतलब देखो यहाँ पे इस सर्वर के अंदर ये भी फ्रेम सेंड कर रहा है, देखो अभी इसको इस फर्स्ट वाले को थर्ड वाले को फ्रेम सेंड करनी है, बट लेट से सेकंड वाले ने भी फ्रेम बीच में सेंड कर दी, तो फर्स्ट वाले और सेकंड वाले के फ्रेम में बीच में क्या होगा, कोलिजन हो जाएगा। तो क्या होगा उस वक्त तुम्हारा जो डाटा है वो करप्ट हो सकता है, लॉस हो सकता है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। इफ कोलिजन फ्रेम डिस्ट्रॉयड, अगर कोलिजन हुआ तो फ्रेम डिस्ट्रॉयड। सेंडर वेट्स फॉर रैंडम टाइम एंड री ट्रांसमिट डाटा, यानी कि सेंडर क्या करेगा, रैंडम टाइम के लिए वेट करेगा कि भाई हाँ एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहे और बीच में ही सेंड कर देगा, ठीक है। मतलब लेट्स से प्योर अलोहा के अंदर क्या होगा, यहाँ पे 4 कंप्यूटर से, लेट्स से पहले कंप्यूटर को थर्ड वाले कंप्यूटर को डाटा सेंड करना है और सेकंड वाले को फोर्थ वाले को सेंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्योर अलोहा के अंदर कोई भी मुंह उठा के कभी भी डाटा को सेंड कर सकता है, तो फर्स्ट और सेकंड वालों ने दोनों ने एक साथ फ्रेम सेंड कर दी, तो वो सर्वर में हो जाएगी, एक दूसरे के कोलाइड हो जाएगी और टकर जाएगी इस बक्से के अंदर, और फिर वो मर जाएगी, तो वो दोनों को भी नहीं मिलेगी, ना थर्ड वाले को भी मिलेगी ना फोर्थ वाले को मिलेगी, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे प्योर अलोहा। और अगर फर्स्ट वाले ने पहले डाटा सेंड कर दिया और थर्ड वाले को मिला, तो वो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा फर्स्ट वाले को, ठीक है। बस इतना ही है प्योर अलोहा, और क्या है। उसके बाद है तुम्हारा स्लॉटेड अलोहा मतलब प्योर अलोहा का ही एडवांस्ड वर्जन है, कुछ अलग नया कुछ नहीं है, वही है, ठीक है। टाइम डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट इंटरवल्स, बट यहाँ पे क्या है, टाइम इंटरवल दिया गया है प्रत्येक कंप्यूटर को क्या किया है, हर इंसान को एक नया टाइम इंटरवल या फिर स्लॉट प्रोवाइड किया गया है, मतलब पहले वाले ने इसी टाइम स्लॉट में सेंड करना है, सेकंड वाले ने इसी टाइम स्लॉट के अंदर सेंड करना है, कभी भी मुंह उठा के सेंड नहीं करना है, ठीक है। एनी स्टेशन कैन सेंड ओनली 1 फ्रेम इन ईच स्लॉट, यानी कि हर स्लॉट के अंदर सिर्फ एक ही फ्रेम सेंड की जाएगी, पूरा कचरा एक साथ नहीं सेंड किया जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा सेंड किया जाएगा। अगर एक से ज़्यादा जो फ्रेम्स है वो ट्रांसमिट हो गई तो स्लॉट कोलिजन हो सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी दिस डायग्राम ऑफ प्योर अलोहा एंड स्लॉटेड अलोहा। देखो प्योर अलोहा के अंदर 3 डिवाइसेस हैं जो कभी भी डाटा सेंड कर रहे हैं, और यहाँ पे देखो स्लॉटेड अलोहा के अंदर ये जो डैश 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 लिखा है बीच में, वो स्लॉट है कि इस स्लॉट के अंदर एक वाला डाटा सेंड करेगा, दूसरा इसके अंदर, तीसरा तीसरे के अंदर, बस इतना ही डिफरेंस है। मतलब एक ने देखो कभी भी फ्रेम सेंड कर दी उसकी मर्जी, सेकंड वाले ने टाइम कभी भी भेज दी, बट स्लॉटेड अलोहा के अंदर देखो टाइम दिया है, स्लॉट दिया है, फर्स्ट के अंदर ने फर्स्ट नहीं भेजा है, सेकंड स्लॉट के अंदर सिर्फ सेकंड ही भेज रहा, थर्ड के अंदर थर्ड, फोर्थ के अंदर फोर्थ, तो ऐसे स्लॉट्स दिए गए, स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3। तो ये था प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा। इसका डिफरेंस
क्या है, एनी स्टेशन कैन ट्रांसमिट डाटा एट एनी टाइम, स्लॉटेड क्या कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता, टाइम स्लॉट के अंदर ही कर सकता है। टाइम नॉट सिंक्रोनाइज्ड, यहाँ पे ग्लोबली सिंक्रोनाइज्ड है। यहाँ पे डज नॉट डिक्रीज नंबर ऑफ कोलिजन, यहाँ पे कोलिजन होंगे होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कोलिजन कम होगा, पूरा कंप्लीटली नहीं जाएगा बट थोड़ा सा होगा, क्यों, क्योंकि स्लॉट दिया है हमने, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन इज लेस, यहाँ पे हाई क्योंकि टाइम दिया है। मैक्स एफिशिएंसी 18%, 17%, वल्नरेबल टाइम 2 × 2t, T2 TT 2 × TT, यहाँ पे TT, ठीक है। सो ये तुम याद रख सकते हो, बट मन से भी लिखेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ लेट्स इट्स गो विथ योर CSMA, एड्रेस कैरियर सीन्स मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। ये भी तुम्हारा वही है, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, जिसका काम क्या है, डाटा को सेंड करते वक्त और चेक करते वक्त देखना, ये उसका भी काम है, बट ठीक है, हम इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अंदर भी दो होते हैं, CSMA CD एंड CMSA ACA, तो इसके अंदर भी डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो लेट्स गो विद दैट। देखो, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ये इसका नाम है। ये नेटवर्क प्रोटोकॉल है फॉर ट्रांसमिशन, डाटा ट्रांसमिशन के लिए एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है, ठीक है। मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर के अंदर ऑपरेट करता है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर के अंदर। उसके बाद परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा और कोलिजन को डिक्रीज करेगा, ठीक है। अभी ये चेक करेगा कि जी जो शेयर नेटवर्क है वो फ्री है कि नहीं। अगर चैनल फ्री हुआ तभी डिवाइस क्या करेगा, डाटा को ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। मतलब CSMA का मीनिंग क्या है, ये क्या करेगा, जो तुम्हारा चैनल है जहाँ से डाटा शेयर हो रहा है, जहाँ से डाटा शेयर हो रहा है, उसको चेक करेगा कि भाई चैनल के अंदर कोई बच्चा प्रेजेंट है कि नहीं। अगर कोई प्रेजेंट है तो डाटा सेंड नहीं करना है, अगर से नहीं है कोई तो डाटा तभी सेंड करेंगे। तो ये उसका एक फ़ायदा होता है। डिवाइस फर्स्ट सेंसेस लिसन्स टू मीडियम टू सेंड डाटा, यानी कि डिवाइस क्या करेगा, पहले सुनेगा कि मीडियम से कि हाँ भाई इसमें डाटा ऑलरेडी सेंड हो रहा है तो मैं सेंड नहीं करूँगा, उसको सेंड होने देता हूँ फिर मैं सेंड करूँगा। तो ये वाला यहाँ पे मतलब भाईचारा है, ठीक है। ऊपर भाईचारा नहीं था, या वहाँ पे कोई भी कभी भी सेंड करना था, यहाँ पे वैसे नहीं, यहाँ पे प्रॉपर वे के अंदर होगा। और यहाँ पे इथरनेट के अंदर यूज़ किया जाता है, यानी कि तुम्हारी केबल्स के अंदर, ठीक है, वायर्स के अंदर। वाईफाई के अंदर कुछ नहीं होता, वाईफाई के अंदर अगर चार जनों ने हॉटस्पॉट लगा दिया तो तुम किसको कनेक्ट हो सकते हो, किसी को भी हो सकते हो, है ना, और कोलिजन होगा चारों के बीच में। बट इथरनेट के बीच में ऐसा कुछ नहीं होता, वायर होती है, सिंगल ही वायर लगा सकते हो, चार वायर नहीं लगा सकते अपने एक कंप्यूटर को। सो दैट इज योर प्रॉब्लम इन द CSMA, ठीक है। नाउ लेट्स गो इन दैट। CSMA CD, CSMA विथ कोलिजन अवॉइडेंस, इसका फॉर्म फॉर्म है CSMA कोलिजन अवॉइडेंस, CSMA विथ कोलिजन अवॉइडेंस। ये क्या करता है, कोलिजन को अवॉइड करता है नेटवर्क रादर देन अलाउइंग इट ऑक्योर। मतलब क्या करेगा, कोलिजन को अवॉइड करेगा, अवॉइड, ऑक्योर नहीं होने देगा, अवॉइड करेगा, ठीक है। ये तुम्हें थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। CSMA CD, CSMA CD का डिफरेंस क्या है, CD पहले पढ़ लेते, चलो CSMA CD पहले पढ़ लेते, तब तुम्हें CSMA CA अच्छे से समझ में आएगा। CSMA कोलिजन डिटेक्शन, CSMA क्या है, कोलिजन डिटेक्शन वर्किंग। पहले मतलब CSMA CD क्या करता है, तुम्हारा कोलिजन है अगर वो हुआ है तो उसको डिटेक्ट करेगा, और CSMA CA क्या करता है, तुम्हारे कोलिजन को सीधे अवॉइड करता है। मेन डिफरेंस याद रखो, CSMA CD क्या करेगा, तुम्हारे चैनल के अंदर जो भी कोलिजन है उसको डिटेक्ट करेगा, और CSMA CA मतलब क्या, अवॉइड द कोलिजन, ठीक है। CSMA CD क्या है, एक कोलिजन डिटेक्शन प्रोटोकॉल है, और जो CSMA है वो एक कोलिजन अवॉइडेंस प्रोटोकॉल है, ठीक है। अब देखो, जो तुम्हारा CSMA CA वो वायरलेस नेटवर्क के अंदर यूज़ किया जाता है, इधर वायरलेस नेटवर्क के अंदर, ठीक है। व्हेन स्टेशन सेंड्स डाटा फ्रेम टू चैनल इट चेक्स बिजी और आइडल। मतलब देखो, जब भी डाटा क्या करेगा, सेंडर क्या करेगा, डाटा सेंड करेगा, फ्रेम सेंड करेगा, तब जो तुम्हारा चैनल है वो चेक करेगा कि वो बिजी है या फिर आइडल स्टेट के अंदर है। अगर तुम्हारा जो चैनल है वो बिजी है तो स्टेशन वेट स्टिल अंटिल आइडल स्टेट। दो स्टेट्स रहेंगे यहाँ पे, आइडियल और बिजी। देखो, जब भी तुम्हारा सेंडर डाटा सेंड करेगा तो चैनल चेक करेगा क्या है, मेरे अंदर डाटा है कि नहीं। अगर उसके अंदर डाटा है तो तुम्हारी जो स्टेट है वो बिजी स्टेट है। अगर बिजी स्टेट हो गई तो तुम्हारा सेंडर है वो डाटा सेंड नहीं करेगा। बट अगर तुम्हारी स्टेट आइडियल है तभी वो डाटा क्या करेगा, सेंड करेगा, और वेट करेगा जब तक तुम्हारी स्टेट आइडियल नहीं हो जाती, तब तक वो वेट करेगा, तभी डाटा सेंड करेगा। और ये कोलिजन को रिड्यूस करता है, और ड्यू टू दिस मीडियम सेंड डाटा पैकेट्स मोर एफिशिएंटली, डाटा पैकेट को मोर एफिशिएंटली सेंड करता है। और इसके एग्जाम्पल ले ले तो केबल 802.11 ये उसका एग्जाम्पल है, ये वायरलेस नेटवर्क के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल याद रख लेना, ठीक है। और ये जो CSMA CA है वो बिफोर कोलिजन अप्लाई होता है, क्यों, क्योंकि ये कोलिजन को अवॉइड करता है। अभी जो CSMA CD है उसका काम क्या है, उसका काम है कोलिजन को डिटेक्ट करना, यानी कि अगर तुम्हारे चैनल के अंदर कोलिजन है तो उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। यानी कि वो आफ्टर कोलिजन वाला प्रोटोकॉल है, जो कि वायर्ड नेटवर्क्स के अंदर यूज़ किया जाता है, जैसे कि इथरनेट नेटवर्क, वहाँ भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर वर्किंग क्या होता है, कैरियर सेंसिंग। मतलब देखो, वो चेक करेगा कि नेटवर्क आइडल बिजी, चेक इफ बिजी वेट अंटिल बिकम आइडल। मतलब देखो, कैरियर सेंस करेगा अभी वो, ठीक है। मतलब ये जो CSMA और CA और CD है वो दोनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि सेपरेटली काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। कैरियर सेंसिंग मतलब वो सेंस करेगा कि चैनल के अंदर जो स्टेप्स बोल रहा हूँ अभी CSMA के अंदर, तो स्टेप 1 के अंदर क्या करता है, वो कैरियर सेंस करता है कि हाँ भाई नेटवर्क के अंदर जो बिजी है या नहीं है, जो तुम्हारा नेटवर्क है वो बिजी है या फिर आइडल है। आइडल है तो ये डाटा सेंड करेंगे, बिजी है तो भाड़ में जाओ। उसके बाद डाटा ट्रांसमिशन, अगर नेटवर्क आइडल हुआ यानी कि चैनल बिजी नहीं है, तब तुम्हारा जो डाटा पैकेट्स उसको सेंड किया जाएगा। अब डाटा ट्रांसमिशन, डिवाइस विल कंटिन्यू टू मॉनिटर नेटवर्क, यानी कि कोलिजन डिटेक्शन क्या करता है, CSMA CD क्या करेगा, अभी चेक करेगा कि जो डिवाइस है वो कंटिन्यू मॉनिटर करते रहेगा कि भाई अभी कोलिजन नहीं हुआ। अगर वहाँ पे कुछ भी कोलिजन हुआ
तो उसको हैज़ डाटा ट्रांसमिटेड डाटा एट सेम टाइम इफ इट डिटेक्ट्स दैट अदर डिवाइसेस इट ट्रांसमिटिंग इमीडिएटली। मतलब देखो अगर वो क्या करेगा, मतलब देखो उसको दिखा कि पहले से डाटा सेंड है, उसको क्या दिखा कि पहले से डाटा सेंड है, तो वो क्या करेगा, अब नया डाटा सेंड नहीं करने देगा। कौन? तुम्हारा कोलिजन डिटेक्शन यानी कि CSMA CD। मतलब पहले हमने क्या किया, डाटा को सेंड किया, चेक किया डाटा स्टेट आइडियल स्टेट में कि बिजी स्टेट में, आइडियल है तो सेंड कर दिया, सेकंड स्टेप में डाटा ट्रांसमिट कर दिया आइडियल स्टेट के अंदर। अब थर्ड स्टेट के अंदर हमने क्या चेक किया कि डिवाइस कंटिन्यू डाटा सेंड करते रहेगा आइडियल स्टेट के अंदर। अभी वो चेक करते रहेगा, मॉनिटर करते रहेगा कि नहीं कोई नया तो नहीं घुस रहा। अगर कोई नया घुस रहा है तो उसको स्टॉप करेगा कि भाई तू मत घुस, यहाँ पे डाटा चल रहा है, सेंड करना। उसके बाद कोलिजन हैंडलिंग, यानी कि देखो अभी कोलिजन हो गया तो क्या करेगा, जो तुम्हारा नेटवर्क होता है वो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सिग्नल्स सेंड करते हैं जिससे कि जो तुम्हारा डिवाइस है उसकी कोलिजन को रिमूव किया जा सकता है। और वो जो कोलिजन है वो कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और जाने में रैंडम टाइम ले सकता है। वो डिफाइंड टाइम में वो जो रैंडम टाइम में क्या होगा, सॉल्व होगा। ऐसे कुछ नहीं कि वो फिक्स टाइम में ही सॉल्व होता है। तो दैट इज योर कोलिजन हैंडलिंग। और उसके बाद रिट्रांसमिशन, डिवाइस विल ट्राई टू रिट्रांसमिट द डाटा। और अगर भाई कोलिजन हो चुका है तो डाटा करप्ट हो चुका है, फ्रेम्स उड़ चुके हैं, तो तुम्हारा जो डिवाइस है वो क्या करेगा, डाटा को रिट्रांसमिट करेगा। दैट इज द प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने किया पहले तो चेक किया जो तुम्हारा चैनल है यानी कि नेटवर्क है वो आइडियल है या फिर बिजी है। आइडियल मतलब फ्री है और बिजी मतलब वहाँ पे ऑलरेडी डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। उसके बाद डाटा ट्रांसमिशन, आइडियल स्टेट होगी तो डाटा ट्रांसमिट कर देंगे बस। उसके बाद थर्ड कोलिजन डिटेक्शन, डिवाइस क्या करेगा, 24 घंटे मुंह ताकते रहेगा कि भाई हाँ हाँ हाँ। अभी अगर उसको कोलिजन दिखा तो वो क्या करेगा, फोर्थ स्टेप में जाएगा। और हाँ, और कोलिजन डिटेक्शन में वो एक और काम करता है कि स्टॉप करके रखता है। अगर कोई नया डाटा घुसने की कोशिश कर रहा है तो वो बोलेगा नहीं तू मत घुस। और फोर्थ स्टेप में जाते हैं, कोलिजन को हैंडल करते, कुछ स्पेशल टाइप के सिग्नल सेंड करते हैं और कोलिजन को हैंडल कर लेते हैं। और ट्रांसमिशन फिफ्थ स्टेट, डिवाइस क्या करेगा, अगर कोलिजन हो चुका है, सिग्नल आ चुके हैं, जनरेट हो चुके हैं, तो फिर से डाटा ट्रांसमिट करेगा आफ्टर ओवरऑल तुम्हारा जो चैनल है वो फिर से आइडल हो जाए तब। सो दैट इज योर CSMA CD। मेन डिफरेंस अगर मैं बोलूँ तो CSMA CD कोलिजन को डिटेक्ट करता है, CSMA CA कोलिजन को अवॉइड करता है। CMA से CD कोलिजन होने के पहले आफ्टर डिटेक्शन आफ्टर कोलिजन होता है, और CSMA CA बिफोर कोलिजन होता है। उसके बाद CSMA CD वायरलेस नेटवर्क, वायर्ड नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। CSMA CA वायरलेस नेटवर्क के अंदर यूज़ किया जाता है। जैसे कि उसका एग्जांपल लिखा है इथरनेट तुम्हारे CD का और CA का केबल 802.11, ये याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है बट याद रख लेना, खुद से बोल रहा हूँ वो। तो हमने अभी प्योर और वो देख लिया, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स देख लिए, ठीक है। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अभी बैक ऑफ एल्गोरिदम देखते हैं, चलो बैक ऑफ एल्गोरिदम, वो बचा था ना, वो देख लेते हैं अभी। तो ये तुम्हारा बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिदम, यहाँ पे कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती है जो कि CSMA CD के अंदर यूज़ की जाती है। कहाँ पे? CSMA CD तो पढ़ लिया, अभी ऊपर पढ़ते हैं। इसके अंदर स्टेप्स क्या होती है, सेंड डाटा यूजिंग CSMA CD, यानी कि डाटा को सेंड करना है। मतलब देखो बाइनरी एक्सपोनेंशियल क्या करता है, कोलिजन को रिजॉल्व करता है। कोलिजन को क्या करेगा, रिजॉल्व करता है। मैंने तुम्हें थर्ड स्टेप के अंदर क्या बोला, CSMA CD क्या करता है, डाटा को जो तुम्हारा कोलिजन है उसको रिजॉल्व करने में भी मदद करता है। तो वही यहाँ पे करना है। तो स्टेप्स क्या है, उसके अंदर डाटा को हमें सेंड करना है यूजिंग CSMA CD। अगर कोलिजन हुआ तो स्टॉप सेंडिंग डाटा इमीडिएटली। अगर कोलिजन आया तो डाटा को स्टॉप करना है, सेंडिंग इमीडिएटली। के नंबर ऑफ कोलिजन एक्सपीरियंस फॉर दिस फ्रेम, मतलब देखो अभी अगर कोलिजन हुआ है तो के नंबर आएगा, तो उस फ्रेम में कितने कोलिजन्स है वो होता है के। चूज रैंडम, और रैंडम आर फॉर रेंज 0 to 2k-1, यानी कि तुम्हें एक रैंडम सिलेक्ट करना है 0 से लेकर 2k-1। तुम्हें क्या करना है, एक रैंडम सिलेक्ट करना है 2k-1 तक। वेट फॉर RX स्लॉट टाइम बिफोर रेटिंगना, यानी कि तुम्हें RX स्लॉट तक वेट करना है। इफ कोलिजन अगेन इंक्रीज k/1, अगर कोलिजन फिर से आया तो तुम्हें क्या करना है, k को 1 से बढ़ा देना है। आफ्टर 16 अटेम्प्ट्स विदाउट सक्सेस गिव अप, यानी कि अगर तुमने 16 अटेम्प्ट्स कर लिए CD के फ्रेम सेंड करने के और फिर भी अगर वो सेंड ही नहीं हुई तो गिव अप कर लो। ऐसे नहीं कि 1000 बार करते रहो। एडिसन की तरह हमें बल्ब नहीं क्रिएट करना है, हमें यहाँ पे हम CSMA CD को ही बदल देंगे, ठीक है। हाँ, एडिसन की तरह 1000 बार ट्राई नहीं करना है, 16 अटेम्प्ट के बाद छोड़ दो। ये स्पेसिफिक अटेम्प्ट से JEE नीट तरह, ठीक है। तो दैट इज योर बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम। ये क्या करता है, CSMA CD के अंदर तुम्हारा जो कोलिजन है उसको बचाने का काम करता है। इसके अंदर कुछ स्टेप्स होती है। पहली होती है डाटा सेंड करना यूजिंग CSMA CD। अगर कोलिजन हुआ तो डाटा ट्रांसमिशन रोक देना है, के होगा। उसके बाद के मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस्ड, मतलब कितने कोलिजन एक फ्रेम में से है। अगर कोलिजन हो चुके तो तुम्हें एक रैंडम नंबर सेंड करना है 0 से लेकर 2k-1, और फिर से डाटा को रिट्रांसमिट करना है। अब डाटा को रिट्रांसमिट करने के लिए तुम्हें RX स्लॉट टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। फिर से अगर कोलिजन हुआ तो के को बढ़ाते जाना है 1 तक, और ऐसे 16 अटेम्प्ट्स करने, यानी कि के इज इक्वल टू 16 तक जाना है। अगर फिर भी नहीं हुआ तो तुम्हें गिव अप कर देना है, छोड़ दो, भाड़ में गए, ठीक है। सो दैट इज योर बैक ऑफ एल्गोरिथम। उसके बाद एरर कंट्रोल इन DLL, यानी कि हम डाटा लिंक लेयर के अंदर जो भी डाटा सेंड करते हैं उसके ऊपर हमें एरर भी कंट्रोल करना पड़ता है। नहीं तो एरर आ गया तो डाटा करप्ट हो जाएगा और रिसीवर को नहीं मिलेगा और उससे डाटा लॉस हो जाएगा, बस यही बड़ी बात है। उसके बाद इट इंश्योर्स ऑल फ्रेम्स आर डिलीवर्ड करेक्टली एंड विदाउट ऑर्डर इनटू डेस्टिनेशन, ओके। उसके बाद 4 मैकेनिज्म होते हैं उसके अंदर, सॉरी 5 नहीं, 5 होते हैं, ठीक है, 5 होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है फीडबैक मैकेनिज्म, यानी कि वो एक्नॉलेजमेंट, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, वो हमने ऊपर पढ़ा ना कि सेंडर को अगर रिसीवर को अच्छा डाटा मिल गया, फ्रेम करेक्टली मिल गई तो एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। अगर अच्छे से नहीं मिली तो नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव डाटा ट्रांसमिशन मिलता है। वो हमने ऊपर बहुत बार पढ़ा है स्लाइडिंग विंडो के अंदर, तो वो तुम लिख सकते हो। उसके बाद लॉस्ट फ्रेम, सेकंड वाला,
मतलब एरर कब कब आता है वो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, एरर कब कब आता है वो तुम्हें याद रखना है। अभी एरर कब कब आता है वो याद रखो। लॉस्ट फ्रेम, अगर तुम्हारी फ्रेम लॉस्ट हो गई, रिसीवर सेंड नथिंग, सेंडर यूजेस टाइम एंड डिटेक्ट नो रिस्पॉन्स एंड ट्रांसमिट। यानी कि अगर तुम्हारी फ्रेम लॉस्ट हो गई तो तुम्हें क्या करना है, रिसीवर को चेक करना है कि हाँ भाई इसने सेंड की है बट अभी नहीं आ रही है, तो फिर से नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी और फिर तुम्हारा सेंडर क्या करेगा, डाटा थोड़ी बाद फिर से सेंड कर देगा। फिर लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट, कभी कभी क्या होता है रिसीवर को डाटा मिल जाता है बट एक्नॉलेजमेंट जो उसने सेंडर को भेजी है वो पहुंचती नहीं है वो पहुंचती नहीं है। तब थोड़ा सा मेन प्रॉब्लम आता है। तब उस वक्त क्या होता है, एक टाइमर होता है सेंडर के पास, तो उस टाइमर के अंदर अगर उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली उस टाइमर के अंदर, तो वो फिर से क्या करेगा, डाटा को रिट्रांसमिट कर देगा बस। उसके बाद टाइमर स्टार्टेड व्हेन फ्रेम सेट, यानी कि जब तुम्हारा डाटा फ्रेम सेट होगी तब उस टाइमर स्टार्ट होगा और एक्सपायर होगा जब तुम्हारा एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगा, यानी कि रिट्रांसमिशन। उसके बाद सीक्वेंस नंबर्स, यानी कि जिस सीक्वेंस के अंदर फ्रेम्स अरेंज होती है 0 1 2 3 4 5 6, उसके बाद डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने कहा हाँ IoT के अंदर पढ़ा था, यूनिक आइडेंटिटी। उसके बाद मेंटेनेंस ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर को मेंटेन करता है। सो दैट इज योर एरर कंट्रोल के अंदर ये 4-5 चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट फीडबैक मैकेनिज्म, एक्नॉलेजमेंट, नॉन एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद लॉस्ट फ्रेम लॉस्ट हो गई तो रिसीवर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा और सेंडर डाटा रिट्रांसमिट करेगा। उसके बाद लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट, अगर एक्नॉलेजमेंट ही लॉस्ट हो गई ठीक है, तो क्या होगा, एक टाइमर रहता है सेंडर के पास, सेंडर उस टाइमर के बाद टाइम खत्म होने के बाद फिर से रिट्रांसमिट करेगा डाटा को। उसके बाद टाइमर्स क्या करते हैं, डाटा सेंड हुआ उसके बाद स्टार्ट होते हैं और बंद हो जाते हैं जब तुम्हारा एक्नॉलेजमेंट तुम्हें मिल जाती है तब। उसके बाद और सीक्वेंस नंबर का काम क्या होता है, फ्रेम्स को ऐड करना, डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं करते और ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। अब 3 यहाँ पे चीज़ की जाती है एरर डिटेक्शन के लिए, एरर करेक्टिंग कोड्स के लिए, हैमिंग कोड, पैरिटी बिट्स एंड CRC। उसको हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। नाउ लेट्स स्टार्ट द एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड्स, जिसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, हैमिंग कोड, पैरिटी बिट्स एंड CRC। देखो हैमिंग कोड और पैरिटी बिट्स अभी तक कभी नहीं आया एग्जाम के अंदर, इसलिए मैं इसको धीरे से समझा रहा हूँ, यानी कि छोटे से अंदर निपटा रहा हूँ। बट फिर भी अगर तुम्हें इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो हैमिंग कोड के ऊपर बड़ा वीडियो आएगा 10 मिनट का, अगर चाहिए तो कमेंट के अंदर बोल दो, मैं वीडियो दे दूंगा। बट रिपीट नहीं हो रहा, कभी आया नहीं है अभी तक, तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब पढ़ा रहा हूँ बट सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन नहीं पढ़ रहा। ठीक है, अगर थ्योरी लिखते हो तो भी 5 में से 4 मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा रहा। बट अगर तुम्हें इसके ऊपर 10 मिनट का वीडियो चाहिए तो यू कैन आस्क मी, आई विल सेंड इट फॉर यू, हैमिंग कोड के ऊपर। ठीक है, पैरी बिट्स और CRC तो मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि CRC 2 बार रिपीट हुआ है, 2 बार लगातार। ठीक है, तो पैरिटी बिट्स क्या होते हैं, सिंगल बिट एरर को फाइंड करते हैं। हैमिंग कोड 2 बिट और 1 बिट दोनों को फाइंड करते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। पैरिटी बिट्स बहुत सिंपल होता है और हैमिंग कोड मैंने वही बोला कि मोर कॉम्प्लेक्स टू कैलकुलेट, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है कैलकुलेट करने के लिए, तो दैट इज अ प्रॉब्लम विद दैट। उसके बाद जो तुम्हारा पैरिटी बिट्स होता है सिंपल डाटा ट्रांसमिशन करता है और जो तुम्हारा हैमिंग कोड है वो कॉम्प्लेक्स डाटा को ट्रांसमिट करता है। उसके बाद पैरिटी बिट्स के अंदर हम एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं, हैमिंग कोड के अंदर हम कोई एरर को करेक्ट नहीं करते। मतलब ये पैरिटी बिट और हैमिंग बिट क्या है, हैमिंग कोड क्या है, तुम्हारे एरर डिटेक्शन और एरर करेक्टिंग कोड से, मतलब जो एरर होता है उनको करेक्ट करने का काम करते हैं। अभी पैरिटी बिट का मैं सिंपली तुम्हें जो बोल रहा हूँ वो तुम्हें समझ लो कि पैरिटी बिट्स, लेट्स से तुमने 0 1 0 ऐसे 3 पैरिटी बिट्स सेंडर ने सेंड किए रिसीवर को। अब रिसीवर को अगर 0 1 0 मिला तो पैरिटी बिट सक्सेसफुल, बट अगर रिसीवर को 0 1 ऐसे मिला तो अनसक्सेसफुल, 0 1 0 0 ऐसे मिला अनसक्सेसफुल। यानी कि अगर सेंडर ने 3 बिट्स का डाटा सेंड किया है तो रिसीवर को 3 ही बिट्स का डाटा मिलना चाहिए, उसको हम कहते हैं पैरिटी बिट्स, उसको हम कहेंगे पैरिटी बिट्स। ये लिख सकते हो तुम एग्जाम्पल के अंदर जो मैं बोल रहा हूँ वो, मतलब देखो सेंडर ने अगर 3 बिट्स का डाटा सेंड किया तो रिसीवर को 3 ही बिट्स का डाटा मिलेगा, है ना। अगर सेंडर ने 0 1 0 सेंड किया तो रिसीवर को 0 1 0 ही मिलना चाहिए, अगर उसको 0 1 भी मिला तो भी रॉन्ग, 0 1 0 0 मिला तो भी रॉन्ग, एक्स्ट्रा भी नहीं चलेगा, कम भी नहीं चलेगा, जितना सेंड किया है उतना ही मिलेगा, उसको हम कहते हैं पैरिटी बिट्स चेकिंग। 0 1 0 से लेके 0 1 0 ही पहुंचना चाहिए। ठीक है, मतलब सीधे बिट्स चेक करेंगे 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0। ठीक है, वैसे सिर्फ बिट्स चेक करेंगे, है ना, और कुछ नहीं है इसके अंदर, वही है पैरिटी बिट्स के अंदर। तो हम एक सिंगल बिट को एरर फाइंड कर सकते हैं, सिंपल डाटा ट्रांसमिशन करता है, कैनॉट एरर। हैमिंग कोड के अंदर हम मल्टीपल एरर को डिटेक्ट भी कर सकते हैं और करेक्ट भी कर सकते हैं, ये उसकी खूबी है कि एरर डिटेक्ट भी करता है, करेक्ट भी करता है। 2 बिट 1 बिट दोनों होते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कैलकुलेट करने के लिए, कॉम्प्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन करता है, 1 बिट एरर को करेक्ट करता है, 2 बिट एरर को करेक्ट नहीं करता, इतनी उसकी औकात नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स गो विद दैट। What is the Hamming distance? Number of bit positions in which 2 code word differs, यानी कि नंबर ऑफ बीट पोजीशंस, यानी कि 2 मतलब 2 बिट्स रहेंगी, उनके बीच में जो डिस्टेंस है 2 बिट्स है, उसके बीच में, मतलब देखो लेट से तुम्हारे पास 10 बिट्स है, 0 1 0 1 0 1 0 0 ऐसे 10 बिट्स है। अब जो 8वीं बिट है और दूसरी बिट है, सेकेंड नंबर की बिट और 8वें नंबर की बिट, इन दोनों बिट्स के बीच में एरर है, इन दोनों बिट्स के बीच में क्या है, एरर है। तो क्या होगा, उस बीच वाले डिस्टेंस उसको तुम कहोगे हैमिंग डिस्टेंस। नंबर ऑफ बिट पोजीशंस इन विच 2 कोड वर्ड्स डिफर, यानी कि 2 कोड वर्ड्स जिसके बीच में डिफर कर रहे हैं उसको हम कहते हैं हैमिंग डिस्टेंस। ठीक है, इट टेल्स हाउ मेनी सिंगल बिट एरर्स आर नीडेड टू चेंज 1 कोड वर्ड इनटू ऑर्डर, यानी कि एक कोड वर्ड को ऑर्डर के अंदर लाने के लिए कितने सिंगल बिट एरर्स को सॉल्व करना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं हैमिंग डिस्टेंस। ठीक है,
देखो इसको अगर तुम्हें जानना है तो लेट्स कॉल मी, मैं तुम्हें इसके लिए 10 मिनट का वीडियो दूंगा स्पेशली, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है हैमिंग कोड्स के बारे में। और पैरिटी बिट्स तो मैंने बोल दिया कि 010 सेंड किया है तो 010 ही मिलना चाहिए। अगर 01 मिला तो भी एरर, 010 मिला तो भी एरर। सो दैट इज योर पैरिटी बिट, सिंगल बिट। हैमिंग कोड के अंदर हम मल्टीपल बिट्स को चेक करते हैं और इसके मल्टीपल एग्जाम्पल्स होते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ और कभी आया भी नहीं है क्योंकि मुश्किल है। फ्रेम तो तुम्हें पता है HR के अंदर ये जो तुम्हारा हैमिंग कोड्स होता है उसके अंदर ऐसी फ्रेम होती है MNR। N मतलब टोटल लेंथ ऑफ ब्लॉक, यानी कि पूरे ब्लॉक की लेंथ कितनी है। M मतलब कंसिस्ट ऑफ बिट, मतलब मैसेज के अंदर कितने बिट्स होते हैं। और R मतलब चेक बिट्स, मतलब उसके अंदर तुम्हें बिट्स को चेक करना है, ठीक है। नाउ लेट्स गो ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर CRC। 2 बार रिपीट हुआ है, 5 मार्क के लिए आया है और यही क्वेश्चन आता है, जस्ट आंसर यूजिंग CRC फॉर डिविजन 1101 डिवाइडेड 100100, यही आंसर आता है। अब इसका थोड़ा सा थ्री क्या है, कैटेगरी ऑफ साइक्लिक कोड्स यूज इन लैनमैन के अंदर यूज़ किया जाता है। स्पेशल लिनियर ब्लॉक्स ऑफ कोड को यूज़ किया जाएगा अगर कोड का साइक्लिक शिफ्ट हुआ तो वो, मतलब ये बहुत हाई लेवल थ्योरी लिखी गई है क्योंकि ये असाइनमेंट है इसीलिए, तो इसके ऊपर मत जाओ, हम सीधे तुम्हारे सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। और मैं जो बोल रहा हूँ उसको तुम्हें याद रखना है। अब तुम्हें 2 साइड्स मिलेंगी, सेंटर साइड और रिसीवर साइड। अब सेंटर साइड क्या सेंड करेगा, डाटा बिट और उसके बाद होगा डाटा। देखो ये सेंडर साइड है, डाटा बिट और उसके अंदर बिट्स रहेंगी, ठीक है। अब उस बिट्स को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसका एक डिविजर होगा, उससे हम उसको डिवाइड करेंगे और फिर डाटा बिट और रिमाइंडर को हम सेंड करेंगे, ठीक है। पहले हमने किया सेंडर के पास डाटा बिट रहेंगी और उसके अंदर डाटा बिट्स रहेंगे। फिर उस डाटा को हम एक डिविजर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमें नेक्स्ट मिलेगा डाटा और रिमाइंडर। क्या मिलेगा, डाटा और रिमाइंडर। अब हम इस डाटा बिट और रिमाइंडर को भेजेंगे रिसीवर को। अब रिसीवर क्या करेगा, डाटा बिट और CRC उसके मिलेगा, डाटा बिट और CRC मिलेगा, उससे वो फिर से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। डाटा बिट और CRC मिलेगा, फिर से उसको डिवाइड करेगा और फिर से उसको जो रिमाइंडर मिलेगा उससे चेक करके उसको पता चलेगा कि वो जो डाटा उसको मिला है वो एरर फ्री है कि एरर विथ एरर है, एरर फ्री है कि विथ एरर है, ठीक है। अभी हम सीधे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये बात याद रखनी है कि अगर उधर यहाँ पे आया डिविजर फॉर पोलिनोमियल, मतलब देखो यहाँ पे कैसा था 100 ऐसे नहीं आया और सीधे ऐसे आ गया x⁴ प्लस x⁵ प्लस x+1 ऐसे आया तो उस वक्त तुम्हें क्या करना है वो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। देखो x⁴ के आगे क्या है, कुछ नहीं है तो 1, x⁵ के आगे क्या है 1, मतलब देखो x⁴ है ना तो x⁴ भी चाहिए, x⁴ भी चाहिए, तो वो नहीं है तो 0x⁴ प्लस 0x⁴ प्लस x⁴ तो 11001। सेकंड एग्जाम्पल देखो x⁴ प्लस x+1 प्लस 1, x⁴ के बाद क्या चाहिए x3, उसके बाद x का स्क्वायर, उसके बाद सिर्फ x, बट यहाँ पे x का क्यूब नहीं है तो वहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे x का स्क्वायर नहीं है वहाँ पे 0 आएगा। तो ऐसे तुम्हें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। कन्वर्ट कैसे करना है समझ में आ गया, x4 उसके बाद x का क्यूब, उसके बाद x का स्क्वायर होना चाहिए, x होना चाहिए, बट वो नहीं था तो जो नहीं है वहाँ पे 0 और जो है वहाँ पे 1 x⁴ वहाँ उसके बाद x3 चाहिए, x का क्यूब चाहिए था, x का स्क्वायर चाहिए था, फिर x चाहिए था, बट यहाँ पे x का क्यूब नहीं है, x का स्क्वायर नहीं है, तो उसके बीच में 0 आएगा, 0x3 0x² और 10011 ऐसे आया तो पॉलिनोमियल के भी ऐसे ही आता है मोस्टली SPPO के अंदर 100 वाला। बट कभी कभी उनको अगर कुछ आ गया मन में कुछ कि मुझे थोड़ा सा और मुश्किल करना है तो वैसे दे सकते हैं। जो प्रीवियस में आता था 2015 पैटर्न में ऐसे क्वेश्चन आते थे पॉलिनोमियल के ऊपर, तो वो तुम्हें याद रखें। पॉलिनोमियल आया तो कैसे उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब लेट से हम हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं, डिविजन दिया जाएगा, डिविडेंड दिया जाएगा। मतलब देखो जो तुम्हें डाटा सेंड करना है ना वो तुम्हारा मतलब तुम्हें ऐसे दिया जाएगा, डिविजन दिया जाएगा, डिविडेंड दिया जाएगा। अब तुम्हें एक चेक करना है, क्या चेक करना है, लेट से डिविजर के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 4 है। डिविजर के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 4 है। तो तुम्हें के कैसे मिलेगा, अपेंडिंग जीरोस k-1 3, मतलब के कितना यहाँ पे 4, अपेंडिंग जीरोस कितने आएंगे, डिविजर -1, डिविजर कितने हैं यहाँ पे 4 बिट्स है, 4 - 1 = 3, 4 - 1 = 3, ये हो गया तुम्हारा अपेंडिंग जीरोस। अपेंडिंग जीरोस को तुम ऐड करोगे डिविडेंड के अंदर, यानी कि 100 के अंदर 100 के अंदर और 3 जीरोस तुमने ऐड कर दिए। मतलब पहले तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा था, देखो क्वेश्चन लिखो, देखो जस्टिफाई आंसर यूजिंग CRC फॉर डिविजर 1101 डिविडेंड 100 ऐसे तुम्हें क्वेश्चन आएगा। तुम क्या करोगे, उसके बाद सीधे जाओगे, डिविजर क्या है तुम्हारा 1100 1101 और डिविडेंड क्या है 100 ठीक है। तो तुम क्या करोगे, डिविजर के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स, तुम उसके साथ क्या करोगे, अपेंडिंग जीरोस फाइंड करोगे। अपेंडिंग जीरोस का फॉर्मूला क्या है, डिविजर -1, डिविजर कितने 4, डिविजर के अंदर कितने बिट्स है 4, 1101, तो 4 - 1 हो गया 3। अब जो अपेंडिंग जीरोस आते हैं उसको तुम्हें ऐड करना होता है डिविडेंड के बाद। अब डिविडेंड के अंदर क्या क्या है 100 तो तुमने डिविडेंड के अंदर क्या किया 100 के बाद और 3 जीरो ऐड कर दिए जिसको हम कहते हैं अपेंडिंग जीरोस। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब तुम्हें एक्चुअल खेल खेलना है, ठीक है। अब देखो तुम्हें क्या करना है, वो जो तुम्हारा डिविजर है उसको और वो जो तुम्हें अपेंडिंग जीरोस के बाद जो आंसर मिला है यानी कि 100 उसके साथ तुम्हें डिवाइडेशन करना है। अब तुम्हें याद रखना है ये XOR ऑपरेशन है, ये क्या है XOR ऑपरेशन है, मतलब जब सेम वैल्यू आएगी तब 0, जब डिफरेंट वैल्यू आएगी तब 1। कितना ईजी है ये, बहुत ईजी है एक्चुअल में, बहुत ईजी है। सेम वैल्यू आएगी 0, डिफरेंट वैल्यू आएगी 1। अब नाउ लेट्स गो विद द एग्जांपल। देखो तुमने वो ले लिया अपेंडिंग जीरोस वाला आंसर और उससे डिवाइड करने को शुरू कर दिया। देखो 1101
तो तुमने 4 बिट्स सीधे सबट्रैक्शन में ले लेने, सीधे किस में लेने, सबट्रैक्शन में ले लेने, ठीक है। तो देखो 1001 उसके नीचे क्या है 1101, 11 सेम है तो 0, 01 डिफरेंट है तो 1, 00 सेम है तो 0 और 11 क्या है सेम है तो 0, ठीक है। इसका आंसर आ गया 0100 और तुमने फिर से एक 0 नीचे ले लिया। बट तुम्हें हमेशा याद रखना है, तुम्हें हमेशा एक बात याद रखनी है कि तुम्हें जो सब्सट्रैक्शन है वो 1 से ही स्टार्ट करना है। मतलब लेट्स से यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 आया था ना, 1 के बाद 0 आया था, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। 01 का आंसर क्या आया था 1, तो उससे आगे हम डिवाइडेशन करेंगे। तो फिर से 1000 1000 के नीचे हमने लिखा 1101, फिर से क्या किया वो एक्सर ऑपरेशन परफॉर्म किया। 11 सेम है तो 0, 01 डिफरेंट है तो 1, 00 सेम है तो 0, 01 डिफरेंट है 1। फिर से वही बोल रहा हूँ कि 1 आएगा वहाँ से तुम्हें नया ऑपरेशन शुरू करना है। 1 आया तो उसके नीचे तुमने लिखा नया 1101, जहाँ से 1 आएगा वहाँ से 1101, ठीक है। फिर से वो ऑपरेशन परफॉर्म किया 0110, उसके बाद 01, मतलब ये तुम्हें 00 लिख लेते जाने। देखो यहाँ पे 100 होगा, उसके बाद 1 तुमने 0 ले लिया, ठीक है। 1 मिनट मैं लेट से तुम्हें इसको थोड़ा सा एडिट करके समझाता हूँ। 1 मिनट, सॉरी फॉर दैट। ओके सॉरी, ओके लेट्स गो विद दैट। तुमने क्या किया, पहले तो तुम्हारे पास डिवीजर था 1101 और डिवाइडर था 1001। तो डिवीजर के अंदर 4 बिट्स से 4 बिट्स -1 किया और तुम्हें मिल गया अपेंडिंग जीरोस। अपेंडिंग जीरोस को तुमने ऐड किया डिवाइडर के अंदर, उसका आंसर मिला 100 100 100, ये उसका आंसर मिला। मतलब ये जो तुम्हारा डिवाइडर था वो एज इट इज़, और उसके बाद 3 अपेंडिंग जीरोस हमने ऐड किए। ये तुम्हें हमेशा करना है, ये तुम्हें हमेशा करना है, ठीक है। उसके बाद तुमने क्या किया, अभी उसको तुम्हें सीधे डिवाइड करना है। तो ये 4 एलिमेंट्स है वो तुम्हें सीधे इसके नीचे ले लेने हैं 1101। तो तुम्हें चेक करना है, सेम वैल्यू हुई तो 0 लिखना है, डिफरेंट वैल्यू हुई तो 1 लिखना है, ठीक है। अब देखो सेम वैल्यू है 11 तो 0, 01 डिफरेंट है तो 1, 00 सेम तो 0। देखो हम इसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, इन दोनों के बारे में बोल रहे हैं। अभी इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। 11 क्या है सेम है तो 0 आएगा, 01 क्या है डिफरेंट है तो 1 आएगा, 00 सेम है तो क्या आएगा 0 आएगा, उसके बाद 11 सेम है तो क्या आएगा 0 आएगा। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, ये तुम्हारा क्या आंसर आएगा। फिर तुम क्या करोगे, इस 0 को नीचे ले लोगे, इस 0 को नीचे ले लोगे। अब तुम्हें हमेशा याद रखना है कि तुम्हें ये जो डिवीजन है वो तभी स्टार्ट करनी है जब तुम्हें पहले 1 दिखेगा। जहाँ से 1 दिखेगा वहीं से तुम्हें डिवीजन स्टार्ट करनी है। 0 से स्टार्टिंग नहीं होती, 1 से स्टार्टिंग होगी। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इस 0 को अवॉइड कर दिया, इस 0 को कैंसिल कर दिया और सीधे 1 के आगे एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है। तो 1101 और ये जो नीचे वाला ये 0 है उसको नीचे ले लिया। फिर से तुमने चेक किया 1101 और ये जो डिवाइडेशन में वो तो यही रहेगा, यही हमेशा डिवीजन में रहेगा। तो 1 के नीचे 1 सेम है तो 0, 01 डिफरेंट तो 1, 00 सेम तो 0 और उसके बाद 01 तो डिफरेंट तो 1। फिर से ये जो 0 है वो कट हो जाएगा क्योंकि हमें क्या कहाँ से स्टार्ट करनी है 1 से। तो फिर से 1010, मतलब ये जो नेक्स्ट वाला 0 है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हमने नीचे ले लिया, 1 मिनट, ये जो नीचे वो हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। फिर से 1010 को डिवाइड किया 1101 से, तो 11 तो 0 आएगा, 01 1 डिफरेंट है तो 1 सेम है तो 0, 10 डिफरेंट है तो 1, 01 डिफरेंट है तो 1। तो ये जो 0 है वो भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया क्योंकि हमें सिर्फ 1 से स्टार्ट करना है। अब इस 0 को हम नीचे लाएंगे, इस 0 को हमने नीचे लाया, फिर से 1101, फिर से डिवाइड किया 001100। अब देखो यहाँ पे 2 0 आए, यहाँ पे 11 डिफरेंट सेम है तो 0, 11 सेम है तो 0, उसके बाद 10 डिफरेंट है तो 1, 01 डिफरेंट है तो 1, ठीक है। बट यहाँ पे हमें क्या दिखा 2 0 आए, तो दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे हमें, क्योंकि हमें स्टार्ट करना है 1 से। यानी कि अभी ये जो दोनों 0 बचे वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये दोनों नीचे आ गए, ठीक है। अब ये दोनों नीचे आ गए तो उसको तुम्हें फिर से डिवाइड करना पड़ेगा 1101 से, ठीक है। 1101 से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 11 का सेम आंसर 0, उसके बाद 11 का 0, उसके बाद 00 का 0 और 01 का 1, और ये बचा तुम्हारा रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर क्यों आया, क्योंकि ऊपर के सारे बिट्स खत्म हो गए। देखो यहाँ पे सारे बिट्स खत्म हो गए ना, तो तुम्हारा रिमाइंडर बचा 0001, ठीक है। ये तुम्हारी सेंटर साइड हो गई, ये तुम्हारी क्या हो गई, पूरी सेंटर साइड हो गई। आई होप सो तुम्हें सब समझ में आ गया होगा जो मैंने यहाँ पे इतनी देर से बड़बड़ किया है वो सारी। तो ये तुम्हारा आ गया रिमाइंडर। अब तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है कि अपेंडिंग जीरोस कितने थे, अपेंडिंग जीरोस थे 3, तो तुम्हें रिमाइंडर के भी 3 बिट्स लेने, यानी कि 0001 ये तुम्हारा रिमाइंडर है। बट अपेंडिंग जीरोस कितने थे, 3 ही थे मेरे लाल। तो तुम कितने लोगे यहाँ पे रिमाइंडर में, कितने एलिमेंट्स लोगे, 3 ही लोगे, 001। पहला वाला ये जो 0 है ना वो कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रिमाइंड जो तुम्हारे अपेंडिंग जीरोस थे वो कितने थे, 3 ही थे मेरे बच्चे। इसलिए अगर वो 3 थे मेरे बच्चे तो यहाँ पे जो तुम्हारा रिमाइंडर है उसके अंदर भी 3 ही बिट्स आएंगे, यानी कि 001। आई होप सो तुम समझ में हो गए होंगे। ओके, अरे ठीक है, ये हो गई तुम्हारी सेंटर साइड। अभी ये तुमने किया सेंटर साइड के लिए, तुम्हें रिमाइंडर मिल गया, तुम्हारे सेंटर साइड का काम हो चुका है। अब तुम जाओगे रिसीवर साइड के ऊपर, ठीक है। अब तुम्हें CRC क्या मिला 001, यानी कि रिमाइंडर क्या मिला 001। CRC मतलब रिमाइंडर यार, CRC मतलब रिमाइंडर, ठीक है। लेट्स अरे ऊपर जा चल, ठीक है। अब ये ऊपर गया, ठीक है।
तो मैंने तुम्हें क्या बोला था कि रिमाइंडर के अंदर 4 थे, बट हमारे अपेंडिंग बिट्स कितनी थी, 3 थे, इसलिए हम इस 0 को नहीं लेंगे, सिर्फ 001 को लेंगे। सिर्फ किसको लेंगे, 001 को लेंगे। ठीक है, अब हमने 001 को लिया। फिर से जो डिविडेंड था, डिविडेंड क्या था हमारे पास, डिविडेंड क्या था हमारे पास, देखो यहाँ पे देखो डिविडेंड क्या था हमारे पास, 100 ठीक है, डिविडेंड क्या था हमारे पास, 100 इसको ही उठाना है, फिर से इसको ही उठाना है। ठीक है, फिर से इसको उठाया हमने, राइट से उसको उठाया हमने, अरे यार इसको, हाँ ये इमेज थोड़ी बड़ी हो गई थी। ठीक है, फिर से उसी डिविडेंड के अंदर 100 के अंदर तुम्हारा CRC ऐड कर दिया, यानी कि जो रिमाइंडर आया था उसको ऐड कर दिया, यानी कि अब तुम्हारा आएगा 100 फिर से वही ऐड कर देना है। अब फिर से डिवीजन खेलनी है, ठीक है। अब जब तुम डिवीजन खेलोगे, 1 मिनट, फिर से अभी तुमने क्या किया, जो रिमाइंडर सेंटर साइड के ऊपर मिला था उसी रिमाइंडर को यहाँ पे ऐड कर दिया तुम्हारे डिविडेंड के साथ। ठीक है, अब फिर से तुम क्या करोगे, डिवीजन खेलोगे। फिर से तुमने डिवीजन खेली, तो डिवीजन वैसे ही खेलनी है, सेम वैल्यू आई तो 0, डिफरेंट आई तो 1, और डिवीजन खेलने के बाद तुम्हें फिर से यहाँ पे एक आंसर मिलेगा। अब ये बात याद रखना है, ये डिवीजन तो तुम खेल सकते हो क्योंकि मैंने ऊपर की डिवीजन खेल के दिखाई है तुम्हें। ठीक है, तो देखो रिमाइंडर अगर लास्ट में 000 आया तो ही तुम्हारा जो डाटा है वो एरर फ्री होगा, सेकेंड वाली डिवीजन के बाद। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ऊपर में डिवाइड किया, चलो इसको भी डिवाइड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से तुमने लिया 1101, उसके अंदर ये 301 ऐड कर दिया, फिर से 1101 तुमने डिवाइड किया, उसका आंसर आया 1000। उसके बाद फिर से 1010 लिया, फिर से उसका आंसर आया 1101, फिर से तुमने नीचे लिया, उसका आंसर आया 1110, और फिर से तुमने जो लास्ट वाली बिट थी उसके लिए 1101, उसको डिवाइड किया 1101, और रिमाइंडर बचा 0000। लॉजिक क्या है, सेम वैल्यूज 0, डिफरेंट वैल्यूज 1, क्योंकि ये एक्सऑर ऑपरेशन है। ये क्या है, एक्सऑर ऑपरेशन है। जब भी रिमाइंडर के अंदर 0 आएगा, सारे जीरोज आएंगे, तब तुम्हारा जो कोड है वो एरर फ्री जाएगा, तभी तुम्हारा कोड एरर फ्री जाएगा। अगर तुम्हारे रिमाइंडर साइड में सारे जीरोज नहीं हैं तो तुम्हारा कोड विदाउट एरर पहुंचा है। अब यहाँ पे तुम्हारा जो क्या रेट्स है, तुम्हारा जो कोड है वो विद 000 रिमाइंडर पहुंचा है रिसीवर साइड में, इसीलिए जो तुम्हारा आंसर है वो राइट है, यानी कि जो एरर है वो विदाउट एरर तुम्हारा डाटा हो चुका है। तो यही तुम्हें करना है और कुछ नहीं करना। मतलब देखो तुम क्या करोगे, स्टेप्स में बोल देता हूँ अभी, इसके थ्रू तुम एल्गोरिदम लिख सकते हो। थ्योरी आई तो CRC के ऊपर, तो CRC के ऊपर थ्योरी आई तो तुम सीधे लिख सकते हो। स्टेप 1 के अंदर तुम्हें क्या करना है, एक डिवीजर लेना है, डिविडेंड लेना है सेंटर साइड पे। फिर सेंटर साइड पे तुम क्या करोगे, डिवीजर को डिवाइडेंड के साथ, डिवाइडेंड को डिवीजर से डिवाइड कर दोगे, फिर रिमाइंडर बचेगा, उसको हम कहेंगे CRC, रिमाइंडर को हम क्या कहेंगे CRC। फिर स्टेप 3 के अंदर जाएंगे रिसीवर साइड पे, फिर से डिविडेंड के अंदर CRC को ऐड कर देंगे, फिर से जो आंसर आया है उसको डिवीजर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और अगर एट द एंड रिमाइंडर में सारे जीरोज बचे तो जो डाटा है वो विदाउट एरर पहुंचा है, और अगर वहाँ पे 0 नहीं है तो तुम्हारा डाटा विथ एरर पहुंचा है। बहुत सिंपल है, ये थ्योरी तुम पढ़ लेना, बहुत बकवास लिखे है, आई हेट सो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट इज योर लास्ट CRC। नाउ लेट्स स्टार्ट योर लास्ट टॉपिक, दैट इज योर इंट्रोडक्शन टू इथरनेट। बट मेरा एक सजेशन रहेगा कि इस टॉपिक के अंदर जो मेन टॉपिक है वही करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत कचरा भरा पड़ा है। ठीक है, सो लेट्स गो विद दैट। इथरनेट क्या होता है, ये तुम्हारे लैन के अंदर यूज़ करते हैं। इथरनेट मतलब जो तुम केबल लगाते हो तुम्हारे कंप्यूटर को या फिर लैपटॉप को, जिसके थ्रू इंटरनेट तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर आता है, उसको हम इथरनेट कहते हैं। ठीक है, इट डिफाइंस अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर वायरिंग एंड सिग्नलिंग, यानी कि वायरिंग के थ्रू हमें यहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स, प्रिंटर, सर्वर्स वो किया जाता है। ठीक है, इसको जेरोक्स के लिए डेवलप किया गया था 90 से, डेवलप बाय जेरोक्स। जेरोक्स एक साइंटिस्ट का नाम है, जेरोक्स तुम्हें पता है ना, जेरोक्स मारते हो वो वाला। तो 1970 डाटा ट्रांसमिशन करते हैं हम, मतलब इथरनेट के थ्रू हम क्या करते हैं, डाटा ट्रांसमिट करते हैं। अब जो तुम केबल लगाते हो तुम्हारे, मतलब राउटर की केबल, लेट्स से राउटर की केबल पुराने समय में आती थी ना, या फिर तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर जो कॉलेजेस के अंदर मोस्टली यूज़ किया जाता है, कॉलेज के अंदर वाईफाई नहीं होता, कॉलेज के अंदर केबल वाले इंटरनेट यूज़ किया जाता है, तो उसको हम इथरनेट कहते हैं। ठीक है, स्पीड इथरनेट स्पीड एज इनवर्ट 10 MB/s से 100 MB/s, मतलब 10 से लेकर 100 MB/s भी हो सकती है, और 10 GB/s भी हो सकती है, बहुत फास्ट भी हो सकती है। ठीक है, और टोपोलॉजी इसके अंदर स्टार और बस यूज़ की जाती है ट्रेडिशनली, बस इतना याद रखना। इथरनेट मतलब वही अपना केबल कनेक्शन जिसके थ्रू डाटा आता है। ठीक है, उसके बाद ओवरव्यूज ऑफ IEEE 802 स्टैंडर्ड्स, यानी कि यहाँ पे अभी हमें स्टैंडर्ड्स पढ़ते जाने हैं, और बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है, 5 ही स्टैंडर्ड्स है, तो उसको हमें पढ़ना है। तो 802.3, तो 802 ये एक फैमिली स्टैंडर्ड्स है, और इसके अंदर और सारे स्टैंडर्ड्स है। तो जो तुम्हारा 802 होता है वो लैन के लिए और मैन के लिए यूज़ किया जाता है। लैन मैन हमने ऑलरेडी पढ़ा है फर्स्ट यूनिट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे उसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, उसके अंदर 802.3 यानी कि इथरनेट, यानी कि वायर्ड लैन। इथरनेट मतलब जब तुम तुम्हारे कंप्यूटर को वायर के थ्रू कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करते हो, उसको हम इथरनेट कहते हैं। इसके अंदर फिजिकल एंड डाटा लिंक लेयर होता है इथरनेट नेटवर्क के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पे मैक और फिजिकल मीडिया स्पेसिफिकेशंस को कंट्रोल करते हैं। किसको, मैक को और फिजिकल मीडिया स्पेसिफिकेशंस को। इसके अंदर मीडिया टाइप्स कॉपर और फाइबर की केबल होती है, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, डाटा को सेंड करते हैं। और इसके एग्जांपल लिखे 10/T, 10/T X, 10/T, 110 ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स लिखे। उसके बाद 102.ABGN वायरलेस लैन वाईफाई, यानी कि यहाँ पे हम वाईफाई के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि वायरलेस लैन होता है ये, और ये वाईफाई के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अंदर 11A, 11B, 11G, 11N ऐसे 4 है। तो 11A होता है 5 GHz बैंड पे चलता है और 54 MB/s
सेकेंड, उसके बाद 11B जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड, और उसके बाद 11 MB पर सेकेंड, उसके बाद 8.11G यानी कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे चलेगा, और अप टू 54 MB पर सेकेंड, बैकवर्ड कंपेटेबल विद बी यानी कि बी के साथ भी काम कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद 802.11 यानी कि 2 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी, GHz मतलब फ्रीक्वेंसी है, एंड 5 GHz ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, 16 MB पर सेकेंड स्पीड है, और जो हाँ ये स्पीड है, ठीक है, इनटू यानी कि इसके अंदर मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट हमें मिल सकते हैं। सो दैट इज योर 802.11। उसके बाद होता है 802.15 वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये स्पेसिफाई करता है फॉर शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन, शॉर्ट वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और इसके अंदर एग्जाम्पल है तुम्हारा ब्लूटूथ, ठीक है। उसके बाद वायरलेस मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि वायरलेस पूरे मेट्रो के लिए, मेट्रो सिटी के लिए यूज़ किया जाता है। ये लॉन्ग रेंज वाईफाई के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे टीवीज़ वाले जैसे होते हैं ना, तो वो डाटा ट्रांसमिशन में यूज़ किया जाता है। अभी अदर्स हाई स्पीड इथरनेट एक्सेस वगैरह वाइड एरिया वाईफाई यानी कि हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाता है हमें वाईफाई के थ्रू। अभी इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स आते हैं फ्रेम्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये जो फ्रेम्स है इसकी डायग्राम नीचे दी गई है, इस फ्रेम्स के हिसाब से तुम्हें ये डायग्राम्स भी निकालनी है। ये 4 डायग्राम होती है, 4 फ्रेम फॉर्मेट्स होते हैं, बट मोस्टली 802.15 यानी कि जो पहला वाला है ना वो रिपीट हुआ है, ठीक है, इसलिए उसको पहले डाला है। याद रखना जो पहले डाला है वो मोस्टली रिपीट होता है, ठीक है। नाउ लेट्स गो विद द फ्रेम फॉर्मेट्स। प्रीएम्बल, अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स इज यूज्ड टू सिंक्रोनाइज, मतलब फ्रेम का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा कि फ्रेम क्या होता है। फ्रेम सीक्वेंस यानी कि एफसीएस, फ्रेम चेक सीक्वेंस मतलब एफसीएस, और दूसरा बात एफसीएस। अब देखो 802.3 मतलब हर जो हमने ऊपर देखे ना 802.3, 11, 15 उनके फ्रेम फॉर्मेट्स अलग होते हैं, तो वो देखते हैं। तो देखो प्रीएम्बल मतलब क्या होगा, अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स यूज्ड टू सिंक्रोनाइज द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर बिफोर द एक्चुअल डाटा स्टार्ट्स। यानी कि प्रीएम्बल के अंदर जो डाटा सेंड करना है या फिर जिधर डाटा सेंड करना है और जो सेंड कर रहा है उसके बिट्स रहेंगे, उसको हम कहते हैं प्रीएम्बल, यानी कि एड्रेस बिट्स। क्या रहेंगे, एड्रेस बिट्स। उसके बाद फ्रेम चेक सीक्वेंस उसको हम कहते हैं एफसीएस। उसके बाद जो तुम्हारा CRC होता है वो। अब देखो IEEE 802.3 के अंदर प्रीएम्बल के अंदर 7 बिट्स होंगे, यानी कि एड्रेस के अंदर 7 बिट्स होंगे। स्टार्ट फ्रेम डिलीमीटर 1 बाइट का होगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 6 बाइट्स के होंगे, और सोर्स मैक एड्रेस 6 बाइट का होगा। तो जो स्टार्ट फ्रेम डिलीमीटर होता है वो 1 बाइट का होता है, मार्क स्टार्ट ऑफ फ्रेम, यानी कि वो क्या करता है, तुम्हारे फ्रेम की स्टार्टिंग दिखाता है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस दिखाता है एड्रेस ऑफ द रिसीवर, यानी कि रिसीवर का एड्रेस क्या है, और सोर्स मैक एड्रेस दिखाया एड्रेस ऑफ द सेंडर, वो कि 6 बाइट का होता है। लेंथ टाइप होती है यहाँ पे 2 बाइट की। उसके बाद डाटा होता है 16 से 46 से लेके 1500 बाइट्स का, और जो तुम्हारा फ्रेम सीक्वेंस होता है यानी कि CRC वो तुम्हारा 4 बाइट्स का होता है, ठीक है। वो उसका डायग्राम ठीक है 802.5, 11, 802.3 लेट्स से ये उसका डायग्राम है। प्रीएम्बल उसके अंदर 7 होगी, डेस्टिनेशन एड्रेस 6 बाइट का होगा, सोर्स एड्रेस 6 बाइट का होगा, लेंथ टाइप 2 बाइट की होगी, डाटा यहाँ से 0 से लेकर 1500 बाइट्स तक का सेंड किया जाएगा। चेकसम यानी कि जो CRC होता है वो 4 बाइट का होता है। यही तुम्हारा पूरा 802.3 का फ्रेम फॉर्मेट है जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया। प्रीएम्बल क्या होता है, डाटा एड्रेस को शो करता है कि कितने उसके अंदर ये होते हैं, तो 8 बाइट होंगे प्रीएम्बल के अंदर। उसके बाद डेस्टिनेशन एड्रेस के अंदर 6 बाइट रहेंगे, सोर्स एड्रेस के अंदर 6 बाइट रहेंगे, लेंथ उसकी 2 बाइट रहेगी। डाटा यहाँ पे हम 0 से लेकर 1500 बाइट्स तक का सेंड कर सकेंगे। और चेकसम यानी कि CRC यहाँ पे यूज़ किया जाएगा 4 नंबर का, ठीक है। आई होप से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा फास्ट है क्योंकि थोड़ी ज़्यादा है इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड ले रहा हूँ। उसके बाद तुम्हारा 802.11 है, उसके अंदर प्रीएम्बल वराइज मतलब उसके भी अंदर बहुत सारे टाइप्स है, तो वो वराइज करती है। फ्रेम कंट्रोल 2 बाइट की होगी, ड्यूरेशन 2 बाइट की होगी, एड्रेस यहाँ पे 6 बाइट का होगा रिसीवर का, सेंडर का भी मैक एड्रेस 6 बाइट का होगा, और यहाँ पे कंटेक्स्ट यानी कि एक और एड्रेस होता है वो भी 6 बाइट का होगा, ठीक है। सीक्वेंस कंट्रोल यहाँ पे 2 बाइट रहेगा, फ्रीक्वेंस सीक्वेंसिंग एंड फ्रैगमेंटेशन इन्फो, यानी कि जो सीक्वेंस है उसके सीक्वेंस क्या है तुम्हारे फ्रेम सेंडिंग का। उसके बाद उस जो सीक्वेंस है उसका एड्रेस 6 बाइट का होगा, डाटा मतलब वेरिएबल लेंथ, और फ्रेम रहेगी यहाँ पे 4 बाइट यानी कि एरर चेकिंग। ये रही तुम्हारी उसकी डायग्राम 802.11 की। देखो जो फ्रेम कंट्रोल है वो रहेगा 2 बाइट का, ड्यूरेशन रहेगी 2 बाइट की, एड्रेस जो रिसीवर है रिसीवर है उसका 6 बाइट का, एड्रेस जो ट्रांसमीटर है उसका 6 बाइट का, एड्रेस जो 3 होता है जो डिफरेंट होता है वो 6 बाइट का होता है। सीक्वेंस उसका 2 बाइट का होता है, मतलब जो फ्रेम है उसकी सीक्वेंस। उसके बाद डाटा उसके अंदर 0 से लेकर 2312 बाइट्स का हो सकता है, और फिर जो CRC होता है वो तुम्हारा 4 बाइट्स का होता है, ठीक है। ये फ्रेम फॉर्मेट हो गया। उसके बाद ब्लूटूथ का फ्रेम फॉर्मेट, एक्सेस कोड 672 बाइट्स, हेडर 54 बाइट्स का रहेगा, पेलोड 0 से लेके 274 बाइट्स का यानी कि एक्चुअल डाटा, और CRC 16 बाइट का एरर चेकिंग। ये रही तुम्हारी डायग्राम, ठीक है। फ्रेम ये रही तुम्हारी 802.15 यानी कि ब्लूटूथ। अगर तो वहाँ पे ब्लूटूथ भी आया तो भी यही लिखना है, ब्लूटूथ भी आया तो भी यही लिखना है, ठीक है। फ्रेम कंट्रोल रहेगी 2 बाइट की, सीक्वेंस नंबर रहेगा 1 बाइट का, एड्रेस इन्फॉर्मेशन रहेगी, पेलोड रहेगा तुम्हारा वो ऊपर कितने लिखा है, पेलोड रहेगा तुम्हारा 0 से लेकर 2745 बाइट्स का, और CRC रहेगा यहाँ पे 16 बाइट्स का, मतलब थोड़ा ज़्यादा एरर चेकिंग यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद IEEE 802.16 फ्रेम फॉर्मेट, ये भी एक बार आया था लेट से। यहाँ पे मैक हेडर होता है 16 बिट का, पेलोड होता है वेरिएबल लिंक मतलब मल्टीपल हो सकता है, और CRC यहाँ पे 24 बिट्स का रहेगा। ये रहा तुम्हारा 16 का फ्रेम स्ट्रक्चर। टाइप के अंदर 6 बिट्स रहेंगे, लेंथ उसकी 11 रहेगी, कनेक्शन ID 16, हेडर CRC के अंदर 8 बाइट्स होंगे, डाटा रहेगा, और CRC डाटा वेरिएबल कर सकता है, वेरिएबल हो सकता है, मतलब कितना भी हो सकता है। सो दैट इज योर फ्रेम स्ट्रक्चर ऑफ ऑल। अगर तुम्हें स्टैंडर्ड्स पूछे जाते हैं तो यहाँ पे जो ऊपर लिखा है वो स्टैंडर्ड्स पूछोगे, और अगर फ्रेमिंग पूछी जाती है तो IEEE 802 फ्रेम्स के नीचे का पार्ट लिखोगे, और ये डायग्राम्स तुम्हें निकालनी है। मैं यहाँ पे पॉज कर देता हूँ, लेट से तुम्हें इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट मार लेना तो मार लो, ठीक है, ओके। और ये जो ऊपर लिखे ना 2 बाइट 1 बाइट वही वहाँ पे लिखना है। सो दैट इज योर फ्रेम फॉर्मेट्स।